ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड मॉर्निंग क्या गुड इवनिंग है ना, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चूंकि ये फर्स्ट क्लास है तो कुछ लोग वैसे भी हैं जो फर्स्ट बैच से सेकंड बैच में आए, एक दो लोग हैं जो पहले भी अटेंड किए होंगे। तो स्टार्ट कैसे करें, एक बार प्लानिंग कर लेते हैं कि आगे कैसे क्या है, फिर एक बार देख लेंगे कि सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और फिर स्टार्ट भी कर लेंगे। तो सेकंड बैच चूंकि है ना, फर्स्ट बैच हमारा 1 मई को स्टार्ट हुआ था और सेकंड बैच 15 जून को स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट बैच में एक्चुअली 34 लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना। तो क्योंकि एंड दोनों एंड एक समय पे ही होगा, थोड़ा सा ये फास्ट रहेगा बैच। मतलब फास्ट क्या मतलब वही है, लेकिन जब एंड में जब हम सितंबर एंड तक हमारा खत्म हो जाएगा तो दोनों बैच लगभग सेम टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा। तो बाकी जैसे मैंने कहा था कि किसी के पास टाइम है तो दोनों बैच में लाइव क्लास अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टाइम है, आप दोनों बैच की रिकॉर्डिंग देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके जो ग्रुप में है ना लिंक है प्लेलिस्ट का, दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए ओपन है, आप दोनों बैच के वीडियोस देख सकते हो, दोनों बैच में लाइव क्लास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये मेन आपका रिजल्ट होना चाहिए, आप मेहनत करो, हमसे जो सपोर्ट बन सकेगा हम आपको कर ही रहे हैं, करेंगे ही, है ना, क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया है तो इतना तो बनता है। चलिए एक बार देखते हैं। तो ये IIT जैम की वेबसाइट है, आप लोग भी ओपन कर सकते हैं, क्या है jam.iitguwahati.ac.in। तो इस बार 2023 का जो एग्जाम है IIT गुवाहाटी ने कराए थे, तो इसीलिए इस पे नाम है इसका ना कि jam.iitguwahati.ac.in। इतना ही आप इंटर करेंगे तो आ जाएगा, जैसे यहाँ jam.iitguwahati.ac.in तो आप ओपन करके चेक कर सकते हो, बहुत सारे डिटेल्स इसमें है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि है ना, जैम इन सब्जेक्ट्स में, जैम कितने सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट में जैम का एग्जाम होता है एक्चुअली। जैम बायोटेक्नोलॉजी, जैम केमिस्ट्री हो गया, जैम इकोनॉमिक्स, जैम जियोलॉजी, फिर जैम है मैथमेटिक्स का, और IIT जैम MS। तो हमारे काम का क्या है, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स MS, और फिर है IIT जैम फिजिक्स। तो ऐसे आप में से, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास चॉइस रहता है, तो आप लोग जो MS के स्टूडेंट है वो IIT जैम मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, तो आप चाहो तो IIT जैम मैथमेटिक्स भी अप्लाई कर सकते हो, IIT एग्जाम स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। और मैथमेटिक्स में जो IIT एग्जाम मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसका लगभग 60-70% सिलेबस आपका जो स्टैटिस्टिक्स में जो मैथमेटिक्स है 30% जो आपका है, तो वो पढ़ लोगे तो जैम मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस कर पाओगे आप। तो जो लोग जैम वाले हैं, जैम मतलब जैम में अलाउड होता है 2 पेपर भरना, गेट में भी है, आप गेट में 2 पेपर दे सकते हो, कोई भी स्टूडेंट गेट मैथमेटिक्स एंड गेट स्टैटिस्टिक्स दोनों दे सकता है, कोई भी स्टूडेंट जैम मैथमेटिक्स और जैम स्टैटिस्टिक्स दोनों दे सकता है, ठीक है ना। तो आप दोनों फील कर सकते हो। जैसे मैं अगर सिलेबस की बात करूँ, मान लो जैम मैथमेटिक्स की बात करें अभी हम, अगर सिलेबस देखो आप, देखो इसमें जितना सिलेबस अगर आप देखोगे ना ढंग से, मैं बस ये बता रहा हूँ कि चलो क्रोम में ही खोल लो, क्या कर रहा है ये, ड्राइव में खोल लो यार, दिक्कत क्या है इसका। जैसे जैम मैथमेटिक्स, मतलब कुछ लोग होंगे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे, तो आप जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम, तो बस मैं बता देता हूँ, सिलेबस एक बार देख लो। तो ये जो पार्ट है जैम मैथमेटिक्स का, ये आप वहां भी पढ़ोगे एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, जैम मैथमेटिक्स है ना, तो इसमें पहला क्या दिख रहा है आपको सिलेबस में, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ये बहुत छोटा हो गया ना, तो इसको अगर लार्ज करें, क्या हो रहा है ये, फुल पेज आ गया ना। देखो मैं सही बता देता हूँ, देखो तो ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, ये IIT जैम MS का जो सिलेबस है, या गेट स्टैटिस्टिक्स, देखो एक्चुअली जो जैम स्टैटिस्टिक्स है ना, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है MS है, वो पूरा सिलेबस गेट स्टैटिस्टिक्स में है ही। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जैम वाले बच्चे हैं या गेट वाले, शुरू में जो कॉमन सिलेबस हम साथ में ही कवर करेंगे, और आप क्वेश्चन का पेपर का अगर लेवल देखोगे तो जो कॉमन सिलेबस है उस पे लगभग सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस ही हैं जो कॉमन सिलेबस है उस पे, और वही बताऊंगा किस मार्क्स से कितने आए हैं। अब जब जैसे जैम वाला बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा,
तो क्लास में आपको गेट के भी सारे क्वेश्चन करा देंगे हम, जैम के तो कराएंगे ही, गेट के भी क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका जैम और गेट दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है वो चाहे तो जैम मैथ कर सकता है, जैम स्टैट्स दोनों दे सकता है, वो गेट मैथमेटिक्स दे सकता है, गेट स्टैटिस्टिक्स दे सकता है ना। लेकिन चूंकि आपका मेजर अगर स्टैटिस्टिक्स, आप स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करो, तो आप गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम दो और आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम दो। अब ये मैं बस बता रहा हूँ कि जो कुछ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए, तो यहाँ सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये जैम स्टैटिस्टिक्स में भी है, गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है। फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ये भी जैम स्टैटिस्टिक्स में भी है, गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल, ये भी है जैम स्टैटिस्टिक्स में। इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी जैम में है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जैम मैथमेटिक्स में है, ये आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, गेट स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ पे मैट्रिसेस, मतलब ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट हो गया, तो ये भी आपके जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसमें आई थिंक वेक्टर स्पेस को रिड्यूस किया हुआ है, वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है जो यहाँ पे है, तो ये भी पार्ट नहीं होगा, ग्रुप थ्योरी में नहीं होगा, लेकिन कुछ पार्ट है। गेट में है ये, जैम आई थिंक नहीं है, ये जैम में लिखना पड़ेगा क्या है। सो कहाँ तक पूछा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हटा रखा है, वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हटा रखा है, सिलेबस देखेंगे हम लोग। तो ये भी कुछ पार्ट है इसका, कुछ पार्ट नहीं है हालांकि, और ये ग्रुप्स ये है, जैम स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। तो ये पूरा सिलेबस आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स का है। तो आप देखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दो और ग्रुप थ्योरी छोड़ दो, और ये वेक्टर स्पेस के कुछ पार्ट जैम में नहीं है, वो आप देखेंगे पता चलेगा आपको। तो बाकी सिलेबस कॉमन है। हम थोड़ा आते हैं अपने पार्ट पे, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं अपने, तो हमें क्या देखना है, जैम स्टैटिस्टिक्स का। तो देखिए जैम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स में बोल रहा हूँ, मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो ये आपके आईआईटी एग्जाम एमएस का सिलेबस है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला टॉपिक वही है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। सेकंड टॉपिक क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 और 2 रियल वेरिएबल। थर्ड टॉपिक क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। फोर्थ टॉपिक क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा कुछ लोग आज कोई नहीं पूछ रहे सर मैथमेटिक्स पोर्शन भी कराएंगे, तो हम 100% सिलेबस कराएंगे, है ना। सो इसका टेंशन नहीं कि मैंने स्टैटिस्टिक्स अगर लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब सिर्फ स्टैट्स पोर्शन होगा, 100% सिलेबस होगा। कुछ लोगों को क्वेरी था ये, तो अब देखिए, सो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स पोर्शन। तो इसमें क्या क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो इसमें आप देखेंगे तो वेक्टर स्पेस आई थिंक नहीं है, है ना। सो मैं जो कह रहा था, तो ये आईआईटी एग्जाम एमएस में सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो इसमें वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यहाँ लिखा हुआ वेक्टर स्पेस ऑफ विथ रियल फील्ड, सब स्पेस, सम ऑफ सब स्पेस। ज्यादा मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा इसमें, हाँ। सो एडजॉइंट, ठीक है ना, इसमें कहीं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा होगा। सो वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है आई थिंक, है ना। एक बार चेक कर सकते हो आप लोग भी, दिख रहा होगा, विजिबल है ना सबको, एक बार हाँ बताओ विजिबल है कि नहीं। यस सर। तो ठीक है, तो मतलब ये है कि ये आपके जैम आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, अब ये लाइन पढ़ो, द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एमएस टेस्ट पेपर कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स अबाउट 30% वेटेज। तो 100 मार्क्स में पता ही है आपको 30 मार्क्स का आपका ये मैथमेटिक्स पोर्शन जो है ये आएंगे, और बाकी यहां से स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, तो 70 मार्क्स के ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है वो आएंगे। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपके पास है, पहला हो गया प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी पोर्शन का आप टॉपिक देखेंगे, तो कुछ टॉपिक्स जो है क्लास 11 12 की जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी भी है, बेसिक्स की, लाइक क्लासिकल डेफिनेशन हो गया, या एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन है, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन डिटेल में नहीं था वहां पे, या इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स है, या बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये सब क्लास 12 में भी है। तो वो यहाँ भी है, थोड़ा लेवल क्वेश्चन का अप होगा, वहां पे बेसिक लेवल क्वेश्चन करते थे, यहाँ लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये पहला प्रोबेबिलिटी पोर्शन है। सेकंड है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें वन वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल है, सिंगल वन रैंडम वेरिएबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत, जिसका एप्लीकेशंस है या जो बहुत स्टैंडर्ड है ना, जनरली जो रियल लाइफ में खूब यूज होते हैं, तो जैसे डिजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, तो ये सब थोड़े स्पेशल ये हैं
कि आपको एग्जाम में नाम यूज करेगा तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि इसका पीएमएफ या पीडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, क्वांटाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो ये सब थोड़े थोड़े टर्म्स हैं जो आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग पता होना चाहिए। कि मान लो फॉर एग्जांपल बाइनोमियल ही है तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल मीन क्या होता है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, क्वांटाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है, इस तरह की चीजें आप फाइंड एटलीस्ट याद नहीं है तो आप में वो अंडरस्टैंडिंग हो कि आप उस समय फाइंड कर सके, है ना। तो इस तरीके से तो वहां आपको खुद ही समझना है कि नेगेटिव बाइनोमियल लिख दिया तो आपके दिमाग में खुद ही आना चाहिए ओके इसका पीएमएफ देगा नहीं आपको, फिर आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड बोला गया इसको, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, अलग से वो बताएगा नहीं कि अब इसलिए पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे 2 और 3 रैंडम वेरिएबल एक साथ आता है तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से तो कुछ स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास मेनली है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल को जनरलाइज करोगे तो मल्टीनोमियल बनेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जनरलाइज करोगे तो बाइवेरिएट नॉर्मल है। तो वो दो टॉपिक यहाँ पे है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एज ए जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर क्या है बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मल सिंगल रैंडम वेरिएबल है सो बाइवेरिएट नॉर्मल, फिर उसका पढ़ना है। फिर आगे आता है अब लिमिट थ्योरम्स। तो लिमिट थ्योरम मेनली 2 है यहाँ पे, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आईआईटी एग्जाम एमएस का सिलेबस पढ़ रहा हूँ, जो लोग गेट स्टैटिस्टिक्स वाले हैं तो वहाँ तीसरा भी है। यहाँ क्या लिखा है इसने, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, तो है ना, या कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, तो वो गेट में है जैम में नहीं है वो। इसी करस्पॉन्डिंग कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग आता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो इस पे बेस्ड थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड थ्योरम है सेंटर लिमिट थ्योरम, और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे बेस्ड है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो वो गेट में है, यहाँ नहीं है वो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है गेट में जहाँ में कॉम्पिटिशन में, तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर यहाँ पे नहीं है और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका लिमिट थ्योरम। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली आपको वही पढ़ना है, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, काई स्क्वायर, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इनके बीच इंटर रिलेशंस, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं कि एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट होगा। अगर मेरे पास नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल और काई स्क्वायर मिला के कैसे टी बनेगा, एफ बनेगा, इस तरह से इंटर रिलेशंस आपको जानना है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन है वही अनबायस्ड, सफिशिएंट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, ये एस्टिमेटर है। फिर एस्टिमेट मतलब ये तो क्वालिटी होगा एस्टिमेटर चेक करने की। फिर एस्टिमेटर निकालने हैं तो आपके पास तरीका है एमएलई, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, एमएलई एमएई है ना, मतलब मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर एमएमई हो गया, और एमएलई हो गया मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ 2 मेथड है यहाँ पे जिससे आप एस्टिमेटर फाइंड कर सकते हो। सो ये सब है ना। और फिर यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस में किसके बारे में, यूनिवेरिएट नॉर्मल का, इंडिपेंडेंट 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल का, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिर आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस में क्या है, सिंपली वही बेसिक्स जानने हैं आपको कि नल, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है। फिर आगे जाके इसमें देखोगे आपकी टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, या क्रिटिकल रीजन क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, साइज ऑफ टेस्ट क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है। फिर आगे है कि पी वैल्यू क्या होती है किसी, है ना, टेस्ट, वो आपके पास टेस्ट है कोई तो उसकी पी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो हो गया। फिर ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या है, फिर मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है। फिर नेमन पियर्सन लेमा है, विदाउट प्रूफ नहीं, यानी एप्लीकेशन टू कंस्ट्रक्ट मोस्ट पावरफुल एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर पैरामीटर ऑफ सिंगल पैरामीट्रिक फैमिली, एंड देन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके सिलेबस हो गए आईआईटी एग्जाम एमएस के स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, ठीक है। अब यही जो लोग, अब कुछ बच्चे हमारे आईएसआई के लिए आए हैं, तो आईएसआई में ये सब कॉमन है ही, थोड़ा एक्स्ट्रा वहाँ भी है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और ये सब है। तो आईएसआई का जो है उसमें थोड़ा है। जो सीयूईटी के लिए जो लोग आए हुए हैं, सीयूईटी का एग्जाम एक्चुअली अभी हुआ था रिसेंटली, तो जैम का एग्जाम तो फरवरी में है, सीयूईटी या आईएसआई के एग्जाम मई जून में होते हैं। तो जैम के बाद 4-5 महीने का टाइम रहता है, उसमें फिर अलग से बैच चलेगा आईएसआई का और सीयूईटी का। अभी जो पूरा आईएसआई और सीयूईटी का सिलेबस हम जैम के साथ ही कवर करेंगे, और गेट का भी साथ में। फिर बाद में जब एक बार जैम का सिलेबस कवर हो जाए, फिर जैम के बाद फिर हम लोग अलग बैच करेंगे गेट का भी, या जब एग्जाम हो गया जैम का तो फिर सीयूईटी, आईएसआई, इन सब का बैच सेपरेट होगा जैम के बाद, या जैम का सिलेबस खत्म होने के बाद, है ना। तो ये हमारा पास सिलेबस हो गया, ठीक है। किसी को कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं जैम के सिलेबस से रिलेटेड।
अभी जिन लोगों ने सीयूईटी जी कुछ क्वेरीज बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर पहले हम लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट होगा मैथ्स में। मैथ्स में कल सर आएंगे, कल पढ़ाएंगे तो सर बताएंगे क्या स्टार्ट करेंगे। तो सर बेसिक्स वगैरह होंगे मैथ्स के लिए। हाँ पहले बोलेंगे बेसिक्स पढ़ाएंगे। हालांकि आप मेरे चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, हमने क्लास 11-12 का भी मैंने पढ़ाया हुआ है एक बार, मतलब ये प्रॉपर 11-12 नहीं, जैम वाले बच्चों को ही हमने प्री रिक्विजिट के नाम से मैंने पढ़ाया था, कुछ 10-11 लेक्चर लिए थे, तो वो शेयर कर दूंगा। बाकी सर को भी बोलेंगे थोड़ा पहले बेसिक पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। जी ओके सर। तो ये तो सिलेबस हो गया। अब जैसे आप गेट में अगर आएंगे, आप मान लो गेट का मैं सिलेबस देख रहा हूं, सो गेट सर गेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हाँ गेट का एलिजिबिलिटी ऐसे ये है, कोई भी बच्चा जो 3rd ईयर में है या 3rd ईयर पास हो चुका है आई थिंक, वो एग्जाम दे सकता है। तो एग्जाम आप दो, एग्जाम क्वालिफाई हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी मुझे लग रहा है एक बार चेक कर, तुम जो बोल रहे हो तो चेक ही कर लेते हैं। तो ऐसा गेट जो एग्जाम मेनली क्या है ना, गेट एक्चुअली जैसे आप लोग सिर्फ बीएससी की हो, तो गेट का जो एलिजिबिलिटी मेनली है बीएससी जो कंप्लीट कर चुका है या बीटेक जो कंप्लीट कर चुका है वो दे सकता है एग्जाम। लेकिन मेनली जो एडमिशन इसका यूज है वो एमटेक में, पीएचडी में या जॉब में, गेट का 3 यूज है ना। एमटेक में कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है एमएससी करके या बीटेक करके एमटेक में। पीएचडी में कोई स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है बीटेक करके या एमटेक करके या एमएससी करके, है ना। पीएचडी में बीटेक के बाद भी कोई डायरेक्टली पीएचडी कर सकता है, ठीक है ना। एमटेक के बाद भी पीएचडी कर सकता है, एमएससी के बाद भी पीएचडी कर सकता है। तो इसके लिए आप गेट यूज कर सकते हो स्कोर, पीएचडी में एडमिशन के लिए या एमटेक में एडमिशन के लिए। और फिर एक जॉब के कुछ डिफरेंट पीएसयूज हैं जो जॉब के लिए यूज करते हैं इसको, जैसे क्रीस है जो इंडियन रेलवेज का है ना, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सर्विस आई थिंक, ऐसा कुछ ये सिस्टम। तो उसमें अभी जैसे मैं भी अप्लाई किया था लास्ट ईयर गेट 2022 के स्कोर पे, तो मेरा भी जॉब हुआ था उसमें, अच्छा सैलरी 35,000 पर मंथ था, तो वो अच्छा है। और भी कुछ पीएसयूज है जो एक्सेप्ट करते हैं, कई बार इसरो जो वैकेंसी निकालती है उसमें भी ये लोग गेट मांग लेते हैं, गेट का स्कोर, तो उसमें थोड़ा सा रहता है, नहीं तो पता ही है आप लोगों को। बाकी कुछ और भी कुछ वैकेंसीज आती हैं तो गेट का स्कोर कई बार वैलिड रहता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कई बार कोई अप्लाई कर रहा है, वहाँ गेट का थोड़ा सा वैलिड कई बार मांग लेते हैं। गेट के थ्रू जैसे अभी तो आप बीएससी की हो बस, तो गेट को यूज करने के लिए आपको पहले एमएससी कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में, आप डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, कहीं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, पीएचडी जो इस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। हाँ जैसे अभी एग्जाम देंगे तो अगले 3 साल तक यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस ये बोलने का आपको, आप एग्जाम दो, इस बार अगर आप एग्जाम में एक बार दोगे तो आपको एग्जाम की समझ बढ़ जाएगी। अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ी गेट सीरियसली देने की, तो उस दौरान आप बेटर करोगे देन आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे होगे, तो एक एक्सपीरियंस आपके पास है, स्कोर है। अगर मान लो जैसा अभी कोई बच्चा बीएससी जस्ट किया है, अब वो एमएससी एडमिशन लिया अगले साल, अब उसको लगता है नहीं मुझे जॉब नहीं करना, मुझे पीएचडी करनी है या कुछ इस तरह जरूरत है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मतलब उस टाइम पे चूंकि आपने पहले गेट के बारे में पता है, आपको अपनी तैयारी भी कर रखी है, तो आपको एग्जाम की अच्छी समझ है, तो क्विकली आप अच्छा रैंक ला सकते हो उस टाइम पे जब आप एमएससी कंप्लीट कर रहे होगे, है ना। कई बार फर्स्ट टाइम में अच्छे रैंक नहीं आते हैं, तो जो बच्चा बीएससी करके जैम कर रहा है, जैम के साथ ही गेट दे दिया, तो उसको एक गेट का समझ आ गया और क्विकली निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब दोगे तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि लास्ट टाइम आपने किया था, आपके इतने अच्छे रैंक, तो नेक्स्ट टाइम आप बेटर कर सकते हो, ये भी है। लेकिन यूज करने के लिए गेट स्कोर के लिए वही चीज है, एमएससी चाहिए आपको या बीटेक चाहिए। तब उसके बाद या तो एमएससी कर, क्योंकि अभी जो क्रीज जॉब निकाली थी उसमें भी एमएससी प्लस गेट स्कोर मांग रहे थे वो, कि एमएससी इनका कंप्लीट हो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, तब उनको वो क्रीज में वो डेटा एनालिस्ट का जॉब जो था उसमें मांगा था। तो एमएससी करनी पड़ेगी आपको। हाँ एग्जाम दे सकते हो लेकिन आगे यूज नहीं कर सकते रिजल्ट को बीएससी के हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे।
ओके तो अभी है ना, बाकी ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये तुम पढ़ सकते हो कि गेट का यूज क्या है। मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे, तो ये बता रखा है गेट का यूज क्या है, कि गेट का यूज एडमिशन में होगा, पीएचडी एमटेक में फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, पीएचडी एमटेक में रिक्रूटमेंट में, तो ये बता रखा है इन्होंने वेबसाइट पे। अब हम आते हैं सिलेबस पे थोड़े, तो जो गेट स्टैटिस्टिक्स है, अब ये गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, इसमें देख लेते हैं एक बारी। जैसे कैलकुलस वहां भी था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होगा। जैसे फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, वहां सेट्स नहीं पढ़वाता है, और डायरेक्टली आपका सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट हुआ था ना, इसमें सीक्वेंस भी है ना, यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, इस तरह सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंस, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, तो वो देख लेंगे हम आगे। तो इसमें कैलकुलस में इन्होंने सीक्वेंस सीरीज ऐड कर दिया है यहाँ पे, और डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम सब इसी में है। उसके बाद मैट्रिक्स थ्योरी, तो मैट्रिक्स थ्योरी जो हेडिंग से लिखा है वो लीनियर अलजेब्रा है एक्चुअली। सब स्पेस, तो यहाँ भी वेक्टर स्पेस है, आपके जैम में भी वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जैम में। जैम एमएस जो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सब स्पेस है, आरएन सीएन का स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये इसमें भी हटा रखा है, तो इसमें भी हटा रखा है ना, ये तो जैम वाला ही दिख रहा है मुझे तो। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली इन्होंने भी नहीं दिया है, वेक्टर स्पेस है वही जैम वाला ही है। तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया आपका, ठीक है, जो गेट स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये कैलकुलस में जो मतलब कैलकुलस तो हेडिंग दे दिया, अब इसके अंदर रीएनालिसिस भी है, टोपोलॉजी पार्ट भी है, लाइक है ना, सेट्स के बारे में, फाइनाइट सेट क्या है, काउंटेबल सेट क्या है, अनकाउंटेबल सेट क्या है ना, फिर रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, इस तरह से। फिर आगे कैलकुलस भी आ गया इसमें, रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल, तो ये तक फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल ये जैम में भी है, ठीक है ना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव से जैम में भी है। और ये दूसरा जो है मैट्रिक्स थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा है एक्चुअली, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब हो गया। फिर मैट्रिक्स इसी में है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। तो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स पोर्शन। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट जैम का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वही है यहाँ भी, ठीक है। तो जो जैम में है आप कंपेयर कर सकते हैं, सिलेबस आप भी वेबसाइट से ग्रुप में भेज भी दूंगा, ड्राइव में है ऑलरेडी, जो ड्राइव का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ सिलेबस भी है, जैम के, गेट के ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं क्या क्या उसमें बहुत सारा मटेरियल है। सो अब आता है प्रोबेबिलिटी पोर्शन। देखिए अब जैम जो गेट स्टैटिस्टिक्स है उसका देखते हैं, ये तो मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया। देखो गेट में क्या है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड, उसमें बेसिक 9-10 वाला मैथ्स है, या थोड़ी बहुत रीजनिंग है, इंग्लिश है, या पैराग्राफ के बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स का। तो एंड में ये भी मैं कराऊंगा, ये जो एप्टीट्यूड पोर्शन है, एंड में पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे क्रैश कोर्स में, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो 5 साल का पेपर है हमारे पास गेट का। गेट स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ था 2019 में फर्स्ट टाइम। उससे पहले गेट मैथमेटिक्स होते थे, और गेट मैथमेटिक्स के साथ ही स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते थे 10, वो भी कराऊंगा 10-15 मतलब मार्क्स के, तब भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आते थे गेट मैथमेटिक्स में ही, ठीक है। जो प्रॉपर गेट स्टैटिस्टिक्स नाम से एग्जाम स्टार्ट हुआ 2019 में फर्स्ट टाइम हुआ था। आईआईटी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 2005 में। तो ड्राइव में भी 2005 से 2023 तक जैम के पेपर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। कंबाइंड पीडीएफ, एक ही पीडीएफ में होगा पूरा, और मैं ईयर वाइज अपलोड कर दूंगा अलग से। और दूसरा क्या है, गेट का भी 2005 से 2013 तक का अपलोडेड है, लेकिन जो 2005 से 2018 तक का है वो गेट मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी आते थे, ठीक है। और 19 के बाद प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हो गया था। अब जो गेट मैथमेटिक्स अभी होते हैं उसमें स्टैट्स के एक भी क्वेश्चन नहीं होते, प्रोबेबिलिटी और इन्फरेंस के एक भी क्वेश्चन नहीं होते। अब गेट स्टैटिस्टिक्स सेपरेट हो गया है इस तरीके से। तो ये जो सिलेबस है, तो जैम का पूरा सिलेबस गेट में तो है ही, मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको कि जो पूरा जैम का सिलेबस, अगर कोई गेट एस्पिरेंट है, गेट स्टैटिस्टिक्स एस्पिरेंट है, अगर वो पूरे जैम की तैयारी ढंग से कर ले तो आपके 65 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी गेट की। 65 आई थिंक, यस, हाँ 65 मार्क्स, मैं बताऊंगा आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में
सो कोई जो गेट एस्पिरेंट अगर पूरे जैम की ढंग से तैयारी कर ले, जैम पूरे मतलब पूरा सिलेबस पूरा कवर करे, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करे ढंग से, अगर अच्छी तैयारी अपने कर ली तो आपके गेट में 65 मार्क्स की तैयारी हो गई गेट का। और उसके बाद 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, वो एप्टीट्यूड वो बेसिक्स वही मैथमेटिक्स रीजनिंग और लॉजिक्स इस पे बेस्ड है। तो 65 प्लस 15 80 हो गए, तो 80 मार्क्स आपके ये हो गए। बाकी जो 20 मार्क्स बचते हैं उसमें वो 4 टॉपिक है, क्या रिग्रेशन हो गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो गया, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं अप्रॉक्स बोलूँ तो सबके 5-5 मार्क्स के आते हैं, हालांकि जैसे 7-8 नंबर के आते हैं स्टोकेस्टिक, इस तरह से है। तो मतलब ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे लगा लो तो 5-5 नंबर के ये चारों लगभग आते हैं। तो 20 नंबर के वो हो गए जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, ठीक है। तो जैम पूरा सिलेबस 65 मार्क्स का गेट में है, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड हो गया तो 80 ये हो गए, और जो 20 मार्क्स है उसमें 4 डिफरेंट और सब्जेक्ट है जो एमएससी लेवल का सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं कभी भी जैम स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता कि पूरा गेट का सिलेबस कवर करो, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जैम में वो 4 सब्जेक्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन, स्टोकेस्टिक और मल्टीवेरिएट, ये आप करके अपना जैम का रिजल्ट खराब करोगे, ठीक है ना। गेट वाले कर सकते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट गेट में है, तो जैम पूरा करना है आपको, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो भी आप करिए, इस तरह से है क्योंकि आप गेट एस्पिरेंट हो। जो जैम वाले उनको गेट का एक्स्ट्रा सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैम पे ही, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले साल ईशान शर्मा था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर्स किया था, वो जैम में स्टूडेंट था, जैम स्टैटिस्टिक्स बैच में, और उसके गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक था। वो बच्चा 3 साल बीएससी में कभी स्टैट्स नहीं पढ़ा, वो सिर्फ हमारे यहाँ जैम स्टैटिस्टिक्स बैच का स्टूडेंट रहा है। हालांकि जैम में उसके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छे रैंक आना चाहिए, जैम में उसके 69 रैंक थे, जैम एमएस में उसके 69 रैंक, उसको आईआईटी कानपुर मिला इस बार, लेकिन उसी स्टूडेंट का गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक है, 17। तो ऐसा भी होता है, मतलब वो सिर्फ जैम की तैयारी किया है और उसी जैम की तैयारी के बेस पे वो गेट में भी 17 रैंक ला पाया है, इस तरीके से है। तो कर सकता है कोई बच्चा, दोनों भी किया जा सकता है। और जो गेट के अभी, क्योंकि मैं बताया तुम्हें कि जो कॉमन सिलेबस है, तो गेट में जो मैं कहा 65% पूरा जैम वाला ही है, तो गेट के वो क्वेश्चंस भी मैं क्लास में कराऊंगा जो जैम के सिलेबस के साथ कॉमन है, ठीक है ना। तो जैम वाले बच्चों गेट के सारे क्वेश्चन होंगे, जैम के होंगे, आईएसआई के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉमन सिलेबस पे है, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी उसको इग्नोर करके कॉमन सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी सिलेबस का क्या है, सो ये मैंने बताया तुम्हें कि ये मैथमेटिक्स पोर्शन में 2 टॉपिक में डिवाइड किया है। अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो आपके 100 मार्क्स के गेट एग्जाम होते हैं, 100 मार्क्स के जैम एग्जाम होते हैं। तो जैम का तो पता ही चल गया आपको कि 30 नंबर का है मैथमेटिक्स पोर्शन, 70 का है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, जैम स्टैटिस्टिक्स में, जैम एमएस में, ओके। अब गेट स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आ गया, तो बाहर कर दो, बचा 85 मार्क्स, 85 ना, हाँ 85 मार्क्स। उस 85 मार्क्स में अराउंड 25 मार्क्स का आपका 24-25 मार्क्स का मैथमेटिक्स पोर्शन है, ठीक है। बाकी जो बचे आपके पास 60 मार्क्स, वो 60 मार्क्स के मैथमेटिक्स है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, तो ऐसा अराउंड 20-25 मार्क्स का वो है। सो 62 है ना, 60 मार्क्स अप्रॉक्स लगा लो। गेट स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में 60 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पोर्शन है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है और 25 मार्क्स का अप्रॉक्स मैथमेटिक्स पोर्शन है। तो मैथमेटिक्स पोर्शन करना जरूरी है, कई बार बच्चे इग्नोर करते हैं, नहीं, तुम्हें अच्छे रैंक के लिए मैथमेटिक्स पोर्शन जरूरी है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स करने से नहीं होगा, मैथमेटिक्स पोर्शन रैंक इंप्रूव करेगा आपका, ठीक है ना। अब मुश्किल क्या है, गेट का कट ऑफ फिक्स है, गेट स्टैटिस्टिक्स में पिछले 4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2021, 22, 23, 20 का भी अगर आप देखो मिल जाता है ऑनलाइन, एडमिट कार्ड मतलब जिसके मार्क्सिट मिल जाएंगे, तो हर साल कट ऑफ 25 मार्क्स है जनरल का, गेट में ऊपर नीचे नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने फिक्स कर रखा है। एक्चुअली गेट स्टैटिस्टिक्स में जो जनरल कट ऑफ मार्क्स है वो 25 है, ओबीसी का 22.5 है, एससी एसटी का 16.5 है, ये कट ऑफ मार्क्स है गेट का। और सरप्राइजिंग ये है कि 1500 बच्चे गेट स्टैट्स का एग्जाम देते हैं ऑलमोस्ट हर साल, ऑलमोस्ट है ना 1500 बच्चे। और क्वालिफाई कितने करते हैं, कोई गेस, किसी को आइडिया है कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं गेट एग्जाम, कट ऑफ पार कर पाते हैं? अराउंड 100 ही। पिछले साल गेट 2022 में ओनली 88 पीपल कुड क्वालिफाई गेट कट ऑफ, मतलब जो सिर्फ कट ऑफ है 25 जनरल का, 22.5 ओबीसी का, 16.5 एससी एसटी का, वो सिर्फ 88 लोग ही हैं जो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए, मतलब 88 लोग ही हैं जिनको रैंक मिला था, बाकी को क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो डिस्क्वालिफाइड है। तो मतलब इतने मार्केट में मतलब अच्छा है, या तो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं या पेपर इतना डिफिकल्ट, क्या ही पेपर है, तैयारी अच्छा करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा गेट में, जैम में होता है कट ऑफ ऊपर नीचे, ठीक है ना, जैम में उसके हिसाब से डिसाइड होता है।
लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता, तो गेट में कट ऑफ फिक्स है, तो आपको अपना मेहनत करके आपको कोशिश करना है 50-60 नंबर का। मैं इस बार गेट दिया था, मेरे 53 मार्क्स थे और मेरा 3rd रैंक था, तो 2023 का गेट में जस्ट एग्जाम को समझने के लिए मैंने दिया था। पिछले बार मेरे 19 रैंक थे, सॉरी आई थिंक 21 रैंक थे, हाँ 21 रैंक थे। सो आपको ये समझना है कि देखो 53 मार्क्स में 3rd रैंक है, सो अराउंड अगर आप 70-80 मार्क्स की भी ढंग से तैयारी करते हो और या अटेम्प्ट करके एग्जाम में अच्छे से आते हो, अगर 50-60 नंबर भी आ गए तो आप टॉप 10 में रहोगे। लेकिन मुश्किल ये है कि बच्चा 25 नहीं ला पा रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्यों ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा कहाँ कमी है ना। सर आपने जानना दी, क्या क्या जानने दी क्या आपने? इस बार नहीं एग्जाम में दिया, मैं आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया हूँ, तो एग्जाम तो मैंने दिया ही था। इस बार नहीं दिया मैंने एग्जाम का, एग्जाम में क्या पता फर्स्ट रैंक ही आ जाएगा। अभी अच्छा मेरे बारे में बताया नहीं मैं, तो उसे पता ही होगा लोगों को है ना कि मैं इतने पोस्टर बांटता रहता हूँ, पोस्टर पे लिखा हुआ है कहीं बताना है। तो बाकी मैंने मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से करा है स्टैटिस्टिक्स में, और आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स करा मैथमेटिक्स में, और उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी करा मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो मतलब बीएससी में कर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर एमएससी आईआईटी दिल्ली से ही कर लिया। फिर मैथ्स आगे जाकर प्योर मैथ ना बड़ा मतलब इमेजनरी हो जाता है, तो मुझे हवा लग नहीं रहा था, फिर मुझे लगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं स्टैट्स पे स्विच कर गया। तो फिर स्टैट्स में एमएससी करके स्टैट्स में पीएचडी मेरी कंप्लीट होने वाली है यहाँ पे, तो ऐसा है। ठीक है, तो अब बाकी रह गया सिलेबस की बात कर रहे थे। कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में अनम्यूट करके, परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अनम्यूट कीजिए। ऐप पे मैं इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐप पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं ऐप पे सोचा था पढ़ाने का। एक तो प्रॉब्लम ऐप में आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए मुझसे परमिशन लेना, मतलब आप वहाँ हैंड रेज करेंगे फिर मैं वो करूंगा, या आप चैट में लिख सकते हैं, तो चलिए ये वहाँ दिक्कत है ऐप में। पर दूसरा क्या है कि उनको अलग से पे करना है पर स्टूडेंट 7% जो आप फीस दे रहे हैं, क्यों अलग से पे करेंगे यार। शुरू में पता नहीं था मुझे, आप बनवा तो लिया, लेकिन उनका अलग चार्जेस हैं सर्विस के, मतलब बनाने के पैसे अलग लिए, अब वो जो मैं यूज करूंगा उसका पे अलग करना है, स्टूडेंट पर स्टूडेंट 7% जो फीस है, ये सब क्यों करना है। तो ऐप पैसे यूजलेस ही हो गया, मतलब बस ऐसे ही प्रमोशन के लिए है। तो क्लासेस इसी पे चलेंगी, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब मिलेगा, प्राइवेट वीडियोस मिलेंगे जो ईमेल पे आपको शेयर करूंगा। तो अभी तक तो जो फर्स्ट बैच के वीडियोस हैं वो अनलिस्टेड है, वो लिंक से कोई भी देख सकता है। आज के बाद वो लिंक से भी कोई भी नहीं देख सकता, अगर आप लिंक किसी को शेयर भी करोगे तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके ईमेल आईडी पे शेयर्ड है, जिसका ईमेल आईडी उसमें एंटर्ड है वही देख पाएगा। जिन लोगों को यूट्यूब का आइडिया पता होगा, यूट्यूब में 3 ऑप्शन मेनली है, पब्लिक मतलब कोई चैनल पे जाकर देख सकता है, अनलिस्टेड में क्या है चैनल पे नहीं देख सकता, लेकिन वो जिसके साथ लिंक शेयर करेगा वो देख सकता है। और एक प्राइवेट होता है, प्राइवेट में क्या है कि ईमेल आईडी एंटर करना पड़ता है कि कौन से ईमेल आईडी से एक्सेस कर सकते हैं। आपके फोन में ईमेल आईडी एक्सेस होगा, क्योंकि हर फोन में ईमेल आईडी से आप चला रहे हो ना यूट्यूब और ये सब, तो जिस ईमेल आईडी को एक्सेस दिया जाएगा वही देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक फॉर्म दिया था ग्रुप में, तो आज फिर से एक बार वो करके फिर रात को जितने पुराने वीडियोस हैं वो या जो अब वीडियोस होंगे वो सब प्राइवेट रहेगा, तो वो सिर्फ जो इनरोल्ड स्टूडेंट है, जो ईमेल आईडी आपने दिया है, तो उसी ईमेल आईडी से आप एक्सेस कर पाओगे, बाकी कोई लिंक से भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आज के बाद ऐसा करेंगे अभी। जी आईएसएस का एग्जाम जो है कब देना सही रहेगा, एमएससी बाद या बेसिक के बाद? ट्राई करते रहो, अटेम्प्ट तो फिक्स है नहीं, तो आप बीएससी के बाद दे के देखो, एक बार पहले प्रीवियस ईयर पेपर करके देखो आप, क्योंकि अटेम्प्ट फिक्स नहीं है ना कि इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आप एलिजिबल, ठीक है ना। सर यहाँ पे आप तैयारी करवाओगे क्या थोड़ी बहुत? देखो हम लोग, देखो अभी क्या है कि जो हम लोग कवर करेंगे, ये सिलेबस देखिए आप लोग, तो जो देखो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, सीयूटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, जैम स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, आईएसआई, आईएसएस, आरबीआई का एग्जाम होता है, तो इन सारे एग्जाम के अगर तुम सिलेबस एक जगह रख के कंपेयर करो तो किसी में थोड़ा ज्यादा कम है, 60-70% सिलेबस सब में इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन ही आएगा, ठीक है ना। 67 आईएसएस का भी सिलेबस उठा लो आप, उसमें प्रोबेबिलिटी यही वाला होगा, ये गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस खुला हुआ है, प्रोबेबिलिटी यही होगा उसमें, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पूरा प्रोबेबिलिटी दे दिया इन्होंने, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, मैं यही कह रहा था, ये जो ऑलमोस्ट श्योरली है ये जैम में नहीं है, गेट में है। तो इस तरह कुछ एग्जाम में 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे होगा, बट सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। अब जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, मल्टीवेरिएट, रिग्रेशन, तो अगर आईएसएस का सिलेबस से कंपेयर करो तो बहुत सारी चीजें यहाँ भी कॉमन है। जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है
उससे आप कंपेयर करो। तो मैं आपको कह रहा नेट जेआरएफ में भी स्टैटिस्टिक्स आता है, उसमें देखो ये सब वहां भी है, प्रोबेबिलिटी वहां भी है, ये सब एस्टिमेशन वहां भी है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस वहां भी है। तो नेट की भी जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की तैयारी हो जाएगी। तो आप बात रह गई क्वेश्चंस की। जैसे अब क्या लास्ट में क्या होगा कि जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे असाइनमेंट्स के थ्रू। मेनली थ्योरीज तो अभी डिस्कस करें ना डिटेल में, तब प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस एक बार असाइनमेंट्स होगा, पीवाईक्यू नॉन पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो भी साथ में भी करते चलेंगे, और उसमें एक बार असाइनमेंट्स के थ्रू पूरा डिवीजन हो जाएगा। फिर हम लोग क्रैश कोर्स में क्या करते हैं, जैसे गेट 2023 का पेपर खोल लिया, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्लास में, एक क्लास में ऐसी हिंट दूंगा कि ऐसे ऐसे करना है, नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व करके आओ, फिर अगली क्लास में उसी पेपर से जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से गेट 2023, गेट 2022, गेट 2023, जैम 2023, जैम 2022, जैम 2019, इस तरह सारे पेपर जैम 2005 तक सारे डिस्कस करेंगे। फिर एंड में क्या होगा, जब टेस्ट या टेस्ट डिस्कशन होगा तो या डाउट सेशन चल रहे होंगे, तो उस डाउट में आप फ्री हो, कोई भी डाउट पूछो आप, चाहे वो आईएसएस के एग्जाम का पूछो, चाहे आईएसआई का पूछो, चाहे नेट जेआरएफ का पूछो, चाहे आप किसी भी एग्जाम का, ठीक है ना। तो डाउट के लिए वेलकम है। वो डाउट सेशन जब हो रहा होगा, जैसे टेस्ट लूंगा मैं फुल लेंथ, हमारे पास 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। एंड में यूनिट वाइज टेस्ट संडे भी चल रहा होगा, अभी संडे भी टेस्ट होगा, हर संडे ऑलमोस्ट टेस्ट होगा, यूनिट वाइज टेस्ट। तो उसमें और एंड में फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें क्या होगा, टेस्ट हमने लिया, आपने ट्राई किया, आपको मार्क्स कितने आए पता चल जाएगा आपको। फिर जो जो क्वेश्चन नहीं हुए आपसे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर साथ में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो उस दौरान, क्योंकि उस दौरान फिक्स नहीं होता ये एग्जाम को उस एग्जाम का है, सिलेबस है तो हर एग्जाम में लगभग वैसे ही क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस आप आईएसएस का भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तैयारी कराने की है तो मेनली पीवाईक्यू करो, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस देखो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आईएसएस में सर बस स्टैट के अलावा कोई और सब्जेक्ट है क्या? आईएसएस में मैथमेटिक्स वो चुनना होता है, कुछ ऑप्शन, आई थिंक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तो कंपलसरी है, और बाद में थर्ड फोर्थ पेपर में चुनना होता है, 7 सब्जेक्ट में से 3 या 4 चुनने होते हैं, ऐसा कुछ होता है। इंग्लिश के पेपर होते हैं, जीएस के पेपर होते हैं, तो ये सब भी करना होता है, जीएस वहां करना होता है, जैसे आईएएस में तो जीएस के 1 पेपर होते हैं, इंग्लिश के 1 पेपर होते हैं, और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, उसमें 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो इस तरह से पैटर्न है, आप ऑनलाइन देखो या उसके आईएएस के वेबसाइट पे जाके उसका नोटिफिकेशन देखोगे तो समझ आएगा। सर आई हैव सम डाउट जी सर, आई हैव स्टैटिस्टिक, applied statistics, not statistics as a subject, then I eligible for JEM or GATE. मतलब आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, ये कह रहे हो आप? या हाँ तो एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स नाम से पूछो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मान लो आप वहाँ पे है आईआईटी तिरुपति में क्या है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो वो कोर्स जहाँ एमएससी मैथमेटिक्स मान रहा है वहाँ ही वैलिड है, जहाँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स मांग रहा है वहाँ भी वैलिड है। तो अच्छा मैं बता दूं जैम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कहाँ का एडमिशन होता है। तो पहला तो ये है कि तुम आईएससी बैंगलोर में इंटीग्रेटेड पीएचडी है तो आपके अच्छे रैंक है, तो आप अलग से आईएस जैम का रिजल्ट आया, आईएससी बैंगलोर के वेबसाइट पे अप्लाई करो, उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जाके इंटरव्यू दो, अगर क्वालिफाई करते हो तो आईएससी बैंगलोर में आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, एमएससी प्लस पीएचडी एक साथ। उसके बाद आओगे तो आईआईटी बॉम्बे में 2 कोर्स है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, इन दोनों कोर्स में एडमिशन मिल सकता है जैम एमएस के थ्रू। आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, आईआईटी भुवनेश्वर में जॉइंट एमएससी पीएचडी है एनवायरमेंटल साइंस में। तो ये सब में एडमिशन मिल सकता है जैम एमएस के थ्रू। आईआईटीज में नहीं हुआ तो एनआईटी त्रिची है जो एमएससी कंप्यूटर साइंस कराती है जैम एमएस के थ्रू। किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस में एमएससी करना है तो उसको आईआईटी जैम एमएस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अरे मैं अभी क्लास में फोन करना बाद में, ठीक है। हाँ बोलो क्या कह रहे आप? नहीं देखो एनआईटी त्रिची में जो कोर्स है एमएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स का नाम है, उसमें एडमिशन किसका होगा, जो आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करेंगे उसके रैंक के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो वहां जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तुम्हें एक्चुअली, तो कंप्यूटर साइंस में क्या ही मतलब वही डेटा साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, तो वहां जाके कंप्यूटर, हाँ लेकिन तुम्हारा फील्ड चेंज, जो आईएसएस जो लोग देना चाहते हैं, तो अगर तुम वहां पहुंच गए, तुम कंप्यूटर साइंस में घुस गए, फिर आईएसएस में दिक्कत होगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है ना उस तरह से, प्योर स्टैटिस्टिक्स वहाँ तो पढ़ाएंगे नहीं, वहाँ तो कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर और ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब पढ़ाएंगे वहाँ पे, पाइथन और C++।
हाँ CMI में है MSc इन डेटा साइंस, तो उसका अलग एंट्रेंस है। तो जैम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां भी दे सकते हैं। CMI में MS, तो CMI का सिलेबस और IIT बॉम्बे का सिलेबस मैं देखा था ऑलमोस्ट कॉमन ही है। कानपुर, बॉम्बे, CMI इन सब का सिलेबस कॉमन ही है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के कोर्स हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर्स है, डेटा माइनिंग हो गया, ये सब जो थोड़े मशीन लर्निंग के कोर्स हैं, तो कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर्स है, कुछ मैथ्स के कोर्स है, कुछ स्टैट्स के कोर्स हैं। इन तीनों को कंबाइन कर दिया, फिर साथ में प्रोग्रामिंग है। तो डेटा साइंस कुछ नहीं है, डेटा साइंस ये मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस तीनों कॉम्बिनेशन है। ऑपरेशन रिसर्च भी उसी में लगा लो। सो मैथ्स, स्टैट्स, OR, CS इन सब का मिला दिया तो एक इंटरसेक्शन हो गया, तो ये डेटा साइंस एक्चुअली। तो MSc डेटा साइंस जो CMI का है उसमें वही है, मैथ्स स्टैट्स का जो सिलेबस है वही है, तो वहाँ फिर से डेटा साइंस नाम से है। तो कहीं पे अगर MSc स्टैटिस्टिक्स मांगता है तो वहाँ फिर आप वैलिड नहीं रहेगा MSc डेटा साइंस कोर्स या MSc कंप्यूटर साइंस कोर्स। हाँ, इन्वायरमेंटल साइंस के IIT भुवनेश्वर में एक कोर्स है MSc PhD डुअल डिग्री, ज्वाइंट MSc PhD नाम का कोर्स है इन्वायरमेंटल साइंस में, जिसमें एडमिशन जैम MS के थ्रू भी हो सकता है। मतलब ये है, अगर मैं आपको दिखा दूं, चलो जो जैम वाले बच्चे उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ एडमिशन होगा। तो कहाँ कहाँ एडमिशन होगा आप ये देखना चाहो तो देखो, ये इंस्टीट्यूट्स हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं, चलो इसमें देख लेते हैं। नहीं तो सीट मैट्रिक्स, क्या दिखा रहा है, देखते हैं। देखो मैं ये कह रहा था, अच्छा तो ये तो IIT वाइज आ गया, मैं कोर्स वाइज निकालता हूँ, है ना। ये IIT वाइज आ गया, ये कोर्स वाइज यहाँ दे रखा है। अब देखो ये एग्जाम 2023 में मिनिमम है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन MS के थ्रू। तो देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ जो मैं बता रहा हूँ बता देता हूँ। तो IIT एग्जाम MS देके आप इन जगह पे डायरेक्टली रैंक के बेसिस एडमिशन होगा बिना किसी इंटरव्यू के। ये जो आपको दिख रहा है, जैसे आप IIT एग्जाम के रिजल्ट बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट लेते हैं, मैं बताया ISC बैंगलोर है, आइजर आई थिंक आइजर मोहाली है, कुछ आइजर्स और भी, आइजर पुणे भी आई थिंक है, और कुछ IIEST है, कुछ NIT दुर्गापुर, मतलब कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो एक्सेप्ट करते हैं IIT एग्जाम का स्कोर। तो वहां पे उनका अलग क्राइटेरिया है, हो सकता है वो इंटरव्यू लेंगे या किसी और तरीके से शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो उनका क्राइटेरिया है। ये जो कोर्सेस है सिर्फ रैंक के बेसिस पे बिना किसी इंटरव्यू के एडमिशन होगा। तो IIT MSc स्टैटिस्टिक्स IIT कानपुर में है, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो इसेंशियल सब्जेक्ट्स इन बैचलर डिग्री अलॉन्ग विथ मिनिमम ड्यूरेशन, नो रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा IIT कानपुर से MSc स्टैटिस्टिक्स करना चाहता है तो सिर्फ वो जैम MS का एग्जाम क्वालिफाई कर ले, चाहे वो BA संस्कृत में किया हो, हिस्ट्री में किया हो, साइकोलॉजी में किया हो, कोई टेंशन नहीं है उसको। इसलिए लिखा है नो रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि BSc में क्या पढ़ाओ या 12th में क्या पढ़ाओ। अगर वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, इंटर में आर्ट्स का स्टूडेंट रहा है, BA में आर्ट्स का स्टूडेंट रहा है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो IIT कानपुर से MSc कर सकता है। ठीक है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो लोग अप्लाइड स्टैट वाले बता रहे थे या मैथमेटिक्स वाले हैं या कंप्यूटर साइंस से लोग आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप IIT कानपुर से MSc स्टैट्स में कर सकते हो। MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स IIT तिरुपति ये है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी है इसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री, बैचलर में आपको मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर, मैथ्स का कोर्स कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए आपके पास, और 12th क्लास में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी। MSc स्टैटिस्टिक्स IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे के लिए फिर से मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर में होने चाहिए, और 12th लेवल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर MSc ऑपरेशनल रिसर्च IIT बॉम्बे, इन दोनों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं IIT बॉम्बे में रहा हूँ, मेरा भी प्लेसमेंट हुआ था, तो मुझे एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था। तो जो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। सो जनरली 20-30 लाख रुपए यूँ ही मिल जाता है ना, पैकेज जो जनरली ईयरली होता है। तो इन दोनों कोर्स के अच्छा प्लेसमेंट है, इसका भी है, लेकिन चूंकि मैं कानपुर में रहा नहीं इसलिए मैं बॉम्बे रहा हूँ, तो इसका आइडिया है। तो ये दोनों अच्छे कोर्स है। MSc ऑपरेशन रिसर्च IIT, ठीक है ना। देखो मिनिमम डिपेंड करता है उस साल कंपनी कितनी आ रही है और बच्चे में कितनी क्वालिटी है, इन दोनों पे डिपेंड करता है
लेकिन जनरली जो मिनिमम 8-10 लाख रुपए किसी भी खराब से खराब बच्चा है, खराब से खराब मार्क्स है उसके, कम से कम स्किल है, अगर वो लगातार प्लेसमेंट में ट्राई कर रहा है तो किसी न कंपनी में 8-10 लाख रुपए पर इनम पैकेज पे प्लेसमेंट होगा ही उसका, क्योंकि हजारों कंपनियां आती है वहां पे। और प्लेसमेंट पूरे सेमेस्टर दिसंबर में स्टार्ट होता है, जून जुलाई तक चल रहा होता है, 6 महीने तक। मेनली प्लेसमेंट सीजन तो दिसंबर का ही होता है, लेकिन फिर भी कोई रह गया बच्चा तो वो आगे भी अप्लाई करता रहेगा, कंपनी आती रहती है। तो इस तरीके से है। और हाईएस्ट का तो कोई वही नहीं है। हाँ क्योंकि ऑपरेशनल रिसर्च क्या है सर ये? हाँ आईआईटी बॉम्बे में है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च आप लोग जानते हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन जो होता है मैक्सिमम, है ना, ऑप्टिमाइजेशन एक सब्जेक्ट है, या हाँ ऑप्टिमाइजेशन एक सब्जेक्ट आता है। ऑपरेशन रिसर्च मतलब हो गया ओआर से रिलेटेड, जिसमें आपको याद होगा एलपीपी पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, वो ऑपरेशन रिसर्च। जैसे प्रोबेबिलिटी आगे जाके पूरा स्टैटिस्टिक्स बन जाता है ना, इस तरीके से। तो उसका जो ऑप्टिमाइजेशन जो एलपीपी है उसका आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, वो इसमें प्रोबेबिलिटी भी आती है। तो मशीन लर्निंग में इसका बहुत यूज है ऑपरेशन रिसर्च का। इससे प्लेसमेंट हाँ इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आईआईटी बॉम्बे में। सर सीएमआई के लिए हम लोग दे सकते हैं ना, मतलब इस एग्जाम का पढ़ते रहे सीएमआई के लिए। यस भर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हो भी जाएगा। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा ये भी है, लेकिन थोड़ा सा कोडिंग भी आई थिंक मांगता है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कोडिंग के आते हैं। Sir, जी sir, I completed the BSc Maths only, sir, a Maths student. यस But I have only 2 semesters of statistics, sir. This is enough qualification, sir. so Not 4. so had you had mathematics for at least 4 semester, yes or no? No 4 sem, only second year I have mathematics. Sorry, statistics, sir. Mathematics, math stats including math stats. Yeah, mathematics for 3 years I had. No problem, you are eligible for every courses. So you are eligible in all, don't worry. So ठीक है ना। So IIT तिरुपति, IIT बॉम्बे में 2 कोर्स हैं, and ये बता रहा था ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस। अच्छा ये था एक्चुअली एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस आईआईटी भुवनेश्वर में। तो जाम एमएस के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है इसमें, है ना। इसमें जैसे ये एलिजिबिलिटी है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विद एनी वन ऑफ दिस सब्जेक्ट अलोंग विद केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कोई एक होना चाहिए उसमें। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना ही चाहिए, नहीं उसके साथ साथ इनमें से कोई एक होने चाहिए। तो मतलब बीएससी में मैथमेटिक्स कम से कम पढ़ा हो आप और फिजिक्स भी पढ़े हो आप, कोई एक इनमें से होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है आईआईटी भुवनेश्वर। मेनली ये आईआईटी जाम के थ्रू ये एडमिशन होगा। इसके बाद एनआईटी त्रिची हो गया, एनआईटी दुर्गापुर है, एनआईटी मेघालय है, कुछ एनआईटीज है जो एडमिशन देती हैं। ट्रिपल आईटी लखनऊ भी आई थिंक एमएससी डेटा साइंस में कराती है। तो जाम एमएस के थ्रू जो काउंसलिंग में होता है, तो वो तो बाद का प्रोसेस होता है। जाम में नहीं, आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी है, एनआईटी के बाद ट्रिपल आईटी है। तो इस तरह से हैं। बाकी आइजर्स भी हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। तो उसे पता चल जाएगा जब आप जाम के प्रोसेस में हो। कोचिंग का ये भी फायदा है कि आपके पास क्या होता है कि आपके जैसे लोग यहाँ हैं बहुत सारे, अभी है ना ग्रुप में लगभग 80-90 लोग हो गए हैं, अभी कुछ दिन में 100-200 हो जाएंगे। तो उस तरीके से क्या होगा कि आपका ऐसे ग्रुप हो गया था, म्यूचुअली डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। इन्हीं में से आप में से हो, किसी का फर्स्ट रैंक, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड रैंक आएगा, इन्हीं में से आएगा, है ना। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनका ही आएगा, तो आप भी वो हो सकते हैं ना इस तरह से। तो आप उस तरह तैयारी करेंगे तो आपके जैसा कोई बच्चा है, क्योंकि जो जाम स्टैट्स का एग्जाम 3000 बच्चे देता है, गेट स्टैट्स का एग्जाम 1500 बच्चे देता है, ठीक है। तो 1500 एस्पिरेंट्स हैं गेट स्टैट्स के और 3000 स्टूडेंट है जाम स्टैट्स के। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, कुछ हैं मैथ वाले भी भर देते हैं स्टैट्स के फॉर्म ऐसे ही बिना तैयारी किए। तो जो जेन्युइन एस्पिरेंट है वो 1000 के अराउंड ही होता है जाम में, ठीक है ना। और सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बता दूं आपको। इस कोर्स में आईआईटी कानपुर में 62 सीट है अराउंड, आईआईटी तिरुपति में 5 सीट ही है स्टैट्स के लिए, आईआईटी बॉम्बे में यहाँ 50 है अराउंड, 48 आई थिंक 50 सीट्स है अराउंड, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। ऑपरेशन रिसर्च में यहाँ भी मुझे लग रहा है 15-20 सीट ही है, वो भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। टोटल मिला के मुझे लगता है हाँ मतलब 10-12 सीट लगा लो अप्रॉक्स यहाँ पे है, और यहाँ पे 4-5 सीट होगा। तो पूरे अगर तुम ऐड करोगे तो 100-150 सीटें पहुँचती हैं, ठीक है ना। तो इतनी ही सीटें हैं, तो इसलिए तुम्हें टॉप है ना। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको आना पड़ेगा टॉप 100 या टॉप 150 में। मैक्सिमम 200 तक रैंक है तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा आईआईटी एनआईटी में जनरल वालों को। ओबीसी वाले हैं 200 रैंक तक भी है तो आईआईटी मिल जाएगा, 300-400 तक ही है तो एनआईटी मिल सकता है, एनआईटी ट्रिपल आईटी या कोई मिल जाएगा इस तरह से। एससी एसटी वालों के 1000 तक भी रैंक है
तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। आईआईटी में आना है तो 600-700 रैंक है, जैसे मेरा स्टूडेंट था लास्ट ईयर, उसके 700 समथिंग रैंक था, 726 रैंक आई थिंक, वो एससी कैटेगरी से है, तो उसको आईआईटी कानपुर मिला है। एससी है ना, शेड्यूल्ड कास्ट। जो एसटी लोग हैं तो उनके लिए और कोई दिक्कत नहीं है एसटी में, क्योंकि बच्चे नहीं है ना इस कैटेगरी में, बच्चे का बहुत कम है, तो इसलिए बहुत आगे तक रैंक जाते हैं, क्योंकि बहुत कम एस्पिरेंट है इस पे एग्जाम देते हैं इसीलिए। तो जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं तो उनका रैंक 1000-2000 तो क्वालिफाई भी कर जाते, तो कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा आपको। लेकिन ये समझ के तैयारी नहीं करना है, क्योंकि दिक्कत क्या होगी, वहां पहुंच तो जाओगे लेकिन वहां जब कंपटीशन उन्हीं बच्चों के साथ होगा जो तुम्हारे साथ फर्स्ट सेकंड रैंकर्स हैं, तो वहां फिर पीछे होगे। वहां प्रोफेसर नहीं देखता तुम किस कैटेगरी के हो, प्रोफेसर सेम पेपर बनाता है, सेम बेस पे एग्जाम होता है। तो जो टॉप रैंकर वो अच्छे तैयारी करके आए हैं तो वहां भी वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो आप ये सोच के तैयारी मत करना कि आपको एक कैटेगरी है तो हम एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कैटेगरी एडमिशन दिलाएगा, लेकिन एमएससी में जो मार्क्स आएंगे, जो प्लेसमेंट में वो लोग आपके मार्क्स देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, स्किल्स देखेंगे, तो स्किल्स सीखने में कैटेगरी हेल्प नहीं करेगा आपको। इसलिए आप कैटेगरी जो भी हो आपका, अपनी तैयारी एकदम अच्छी करो ताकि आप फेस कर सको उस डिफिकल्टीज को, जो एमएससी में जाके आईआईटी में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे, आप सुसाइडल केस क्यों सुनते हो, क्योंकि वहाँ इस तरह की समस्या आती है, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है और घर से इतनी उम्मीदों के साथ जाता है कि वापस आने में उसको डर लगता है कि घर वाले क्या सोचेंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फिर वो सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे केसेस इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चा एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। और वहाँ सिस्टम ऐसा है कि तुम्हारे मार्क्स एक लेवल से कम आए तो निकाल देंगे तुम्हें, वो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब बच्चा घर जाना नहीं चाहता है, अब फेल हो गया तो सुसाइड कर लेता है इस चक्कर में। तो ये सब दिक्कतें आती हैं वहाँ पे। कानपुर से एक पॉइंटर सिस्टम चलता है क्या? हर जगह सीजीपीए का सिस्टम, आईआईटी में सीजीपीए सिस्टम ही है, पॉइंटर ही है, और उनकी एक एलिजिबिलिटी है। जैसे 5 सीजीपीए से कम आया बॉम्बे में, 50% अगर से कम आए तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा कोर्स से, जब भी तो आउट हो जाओगे आप कोर्स से ही, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब बैक वाइट नहीं लगेगा। बैक का क्राइटेरिया है, यस, आप री एग्जाम दे सकते हो, बैक का भी क्राइटेरिया है। फिर भी आप नहीं कर पाए तो बैक का भी क्राइटेरिया है वहाँ पे, जैसे कॉलेज में जो आपके होते हैं वहाँ भी है वो, कि आपने एग्जाम ड्रॉप कर सकते हो, आप इस सेमेस्टर एग्जाम मन नहीं है छोड़ दो, अगले सेमेस्टर में दे दो, ये सब क्राइटेरिया है वहाँ भी, कि ड्रॉप करने का ऑप्शन है, इस बार ड्रॉप कर दो आप, इस तरह से। लेकिन कब तक ड्रॉप करोगे, आपको 3 साल में एमएससी कंप्लीट करनी है, तीसरे साल में तो खत्म कर, मतलब 2 साल का कोर्स है, अगर कोई बच्चा ड्रॉप कर रखा है तो 3 साल का टाइम मिलेगा, 3 साल ज़्यादा नहीं मिलेगा, 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते, तो आपको इस तरह अभी से तैयारी कर रहे हो तो अभी से तैयार, क्योंकि एमएससी में जाओगे वहाँ पे यही सब पढ़ना है, जो जैम में सिलेबस है वहाँ पे ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। चलिए, तो हम थोड़े गेट स्टैट्स के सिलेबस पे थे, तो एक बार गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो आज कॉमन है इसलिए वो बात कर रहे हैं, बाकी सिलेबस तो वैसे कवर होगा। तो गेट में क्या है, मतलब बता ही दिया हमें, ये सिलेबस है, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट, नॉन पैरामीट्रिक और स्टोकेस्टिक, ये 4 टॉपिक जो है, हालांकि 4 डिफरेंट सब्जेक्ट है एमएससी लेवल पे, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है एग्जाम में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, बाकी एग्जाम के साथ कॉमन है, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ 1-2 टॉपिक छोड़ दो, जैसे कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, तो ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस पे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, तो ये सब एग्जाम में नहीं है, तो वो ध्यान रखना है। अच्छा, सब लोग सिलेबस प्रिंट करा के अपने सामने टेबल पर जरूर रखना, और रोज कम से कम एक बार दर्शन जरूर करो उसका, ताकि आपके दिमाग में ये फिट रहे कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। क्योंकि बच्चा कई बार क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहा वैसी चीजें भी, जैसे फॉर एग्जांपल एमजीएफ आप जानते होंगे, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, बुक में क्या होता है उससे पहले वो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन पढ़ाते हैं। अब एग्जाम में प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन नहीं है, पीजीएफ नहीं है, लेकिन बच्चा उस पर क्वेश्चन लगाया जा रहा है, तो जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। तो इस तरह से कई सारी चीजें, जैसे मान लो कन्वर्जेंस पढ़ रहा है वो, तो बच्चा जैम का ये भी कर रहा है, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली भी दिमाग खपा रहा है इसमें, ये जैम में सिलेबस में है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों करना है, जो सिलेबस में वही करना है। तो सिलेबस प्रिंट करा के अपने सामने रखो और रोज एक बार सिलेबस पढ़ो, ताकि तुम्हें क्लियर हो कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक नहीं है। जब आप बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि जो मार्केट में बुक्स हैं, जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो जैम के लिए नहीं लिखी गई है, वो अपने हिसाब से लिखी गई है, तो आपको सेलेक्टिव वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सिलेबस में है, या फोकस करना है, क्वेश्चंस करना है जो सिलेबस में है। बहुत सारी चीजें सिलेबस में नहीं है, उसको स्किप करो इस तरह से। तो ये तो क्या सिलेबस की बात। अब थोड़े आते हैं कितने मार्क्स के क्या आते हैं। तो हालांकि पिछला बैच जब मैं कराया तभी लिखाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से लिखा देता हूं। ठीक है, अभी कुछ क्वेरीज हो जैम या गेट से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कुछ क्वेरीज हो अभी भी, या कोर्स से रिलेटेड। तो मैंने जब बताया ही कि सिलेबस हम कोशिश करेंगे जैम कैटलिस्ट
सितंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैम का पूरा सिलेबस 100% इंक्लूडिंग मैथ्स पोर्शन, स्टैट्स पोर्शन। फिर एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या है, आपको 2-2 असाइनमेंट मिलेंगे इस टॉपिक पे, मतलब वो नॉन पीवाईक्यू पीवाईक्यू का, एक बार वो रिवाइज कर लो। फिर क्रैश कोर्स में ईयर वाइज पेपर सॉल्व करेंगे, जैम, गेट, आईएसआई का, और फिर वही टेस्ट एंड टेस्ट डिस्कशन, इस तरह से फिर चलता रहेगा। डाउट क्लास रोज चलती रहेगी, रोज क्लास जैसे चल रहा है वैसे चलती रहेगी, आप कुछ भी डाउट पूछो। और जैम कैसे, मैं कई सालों से, मैं 2019 में स्टार्ट किया था जैम पढ़ाना, जैम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और गेट स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर कहोगे तो पिछले साल स्टार्ट किया था हमने, मतलब प्रॉपर गेट का बैच, पिछले साल पहला बैच था प्रॉपर गेट का, इस बार गेट का बैच होगा। उससे पहले जैम गेट का साथ में ही मतलब चलता था, गेट का अलग से नहीं पढ़ाते थे एक्स्ट्रा चीजें। पिछले बार हमने क्रैश कोर्स गेट का लिया था, उसमें पीवाईक्यू गेट के कराए थे हमने पिछले साल, और इस बार हम फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं गेट का। सो एक बार देख लो जो लोग जैम वाले बच्चे हैं, तो मैं बता देता हूँ जैम में कितने मार्क्स से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। सो देखो फिर गेट का भी बता दूंगा अभी, गेट में किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको आइडिया रहेगा। तो मैं ऐसे हेडिंग लिख दूंगा, सीक्वेंस सीरीज है ना, फिर ये टॉपिक्स हैं, एक बार टॉपिक्स पढ़ना। जब आप सिलेबस में करो, सिलेबस एक प्रिंट करा के अपने सामने रखो टेबल पे, और एक एक टॉपिक पढ़ना है। ऐसा लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और जब पढ़ने का मन ना हो तो सिलेबस देखो, आंख बंद करो और पूछो खुद से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, खुद से पूछ के देखो, तो तुम्हें ये समझ आएगा तुम्हें पता है कि नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट। तो इस तरह खुद से पूछ सकते हो, जिससे क्या होगा, कई बार हम किताब में पढ़ रहे होते, चीजें पढ़ रहे हो, लगता है पढ़ते हुए सब आता है, फिर एग्जाम में जाते हो लगता है कुछ आता ही नहीं होता, गलतफहमी थी। तो कैसे पता चला गलतफहमी नहीं है, जब आप बिना बुक के हेल्प से या तो लिख के देखो या खुद से पूछ के देखो। अगर आप बता पा रहे हो तो मान लो सामने सिलेबस आपसे पूछ रहा है कि बताओ एक एक वर्ड के बारे में, आप अगर बता पा रहे हो मतलब आपको समझ आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, हर वर्ड का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए आपको। कई बार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हम मेथड ढूंढ रहे होते हैं सॉल्व करने का, वो क्वेश्चन डेफिनेशन पे होता है, तो डेफिनेशन पता होना जरूरी है कि उस चीज का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन होता है इंट्रोडक्शन, जैसे मेरा नाम संतोष है तो वो मेरा डेफिनेशन हुआ, उस तरह से क्या मतलब कि अब उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे ना, थ्योरम्स और ये सब, पहले उसके पता होना चाहिए क्या है एक्चुअली। सो इंट्रोडक्शन क्या है उसका, फर्स्ट क्या है उसके, वैसे तो पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके, तो मैं इसके जो टॉपिक वाइज है मैं मार्क्स बता देता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ या उधर लिख देता हूँ, ताकि जब पेज भेजूँ तो तुम्हें वहां पे दिखे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। सो पहले मैं जैम 2022 से स्टार्ट करते हैं, और इसी जैम 2022 के जो भी मैंने कोर्स पढ़ाए थे वो मेरे चैनल पे पब्लिक है, हालांकि देख सकते हो आप। तो इसी में श्रुति थी, श्रुति सराफ स्टूडेंट थी, वो पूरे साल उसने कोर्स किया था, स्टार्टिंग में आई थी, और मेरे दोस्त थी IIT बॉम्बे में, मेरा क्लासमेट था अशोक, उसकी आई थिंक सिस्टर है, तो मतलब दूर की सिस्टर है, तो वो उसने रेफर किया था। तो उसी साल उसके उस समय जैम 2022 में 60 मार्क्स आए थे उसके, और उसके 3rd रैंक था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो इस कॉलेज में आपके आते होंगे 99%, 95%, तो यहाँ लगता होगा जैम में भी इतने ले आएंगे, जरूरत नहीं है। जैम में इस बार भी 59 पे फर्स्ट रैंक है, जैम 2023 में जिसके 59 मार्क्स या 57 मार्क्स आई थिंक, उसके फर्स्ट रैंक है, और 55 मार्क्स का हमारा स्टूडेंट है सेकंड रैंक वाला। जैम 2023 में जिस बच्चे का सेकंड रैंक है उसके 55 मार्क्स हैं जैम स्टैटिस्टिक्स में, और उसके सेकंड रैंक है 55 मार्क्स पे, और हमारा स्टूडेंट था वो। और ये 2022 का बता रहा हूँ, जैम 2023 में 55 मार्क्स पे सेकंड रैंक था। जैम मैं क्या बोल दिया, जैम 2023 में इस बार का 55 मार्क्स पे सेकंड रैंक था। जैम 2022 में 60 मार्क्स पे 3rd रैंक था। तो पेपर के लेवल पे कई बार डिपेंड करता है कि बच्चा कितना स्कोर कर पाता है। 2020 तक जैम का पेपर बहुत इजी होता था, आप पेपर देखोगे 2021 में थोड़े डिफिकल्ट पेपर आए, 22 में उससे भी डिफिकल्ट पेपर आए, 23 में उससे भी डिफिकल्ट पेपर आए। तो आप पेपर एनालाइज करना तो पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है ना। 23 का पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर था, 22 का भी, तो इस तरह पेपर के लेवल की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। तो उसके हिसाब से क्या है, मार्क्स का वो भी घटता जा रहा है ना, क्योंकि उनको भी लोगों को एलिमिनेट करना है। तो जो पहला टॉपिक आपका था, ठीक है ना, हम इसको बता रहे हैं, पहला टॉपिक जो है सीक्वेंस एंड सीरीज।
तो जो सीक्वेंस इन सीरीज जैम के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है उसका हेडिंग है सीक्वेंस इन सीरीज, तो उससे टोटल आए थे, मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 क्वेश्चन आए थे और जिसका कंट्रीब्यूशन 4 मार्क्स का था, ठीक है। मतलब इससे जैम 2022 का बता रहा हूं मैं, सीक्वेंस सीरीज से 3 क्वेश्चन आए थे और 4 मार्क्स का था। तो दूसरी टॉपिक है आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ये सिलेबस के हिसाब से लिख रहा हूं, आप ये नाम, अगर मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है समझना, सिलेबस में देख सकते हो क्या है ये, सीक्वेंस एंड सीरीज डिफरेंशियल कैलकुलस। सो इससे जो आए थे 6 क्वेश्चंस थे और ये कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था, ठीक है, 10 मार्क्स का था। जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। सो इंटीग्रल कैलकुलस, अच्छा जिन बच्चों को मैं रैंक बोला हूं उनका इंटरव्यू मैंने चैनल पर कराया, आप देख सकते हो, है ना। जो सेकंड रैंक 2023 वाला जो बच्चा है, या थर्ड रैंक 2022 वाले जो स्टूडेंट श्रुति है, या 7th रैंक 2022 में मयूरी का था, तो इन सब का इंटरव्यू हमारे चैनल पे है, वो देख सकते हो, थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा जी। Sir, Shruti ma'am also gave great notes, sir, and she got the रैंक 19, यस। yeah, and she got the government job. I think. हाँ मतलब उस पे बेस पे मिलता है, यस। सो एक्चुअली जो श्रुति इसके थर्ड रैंक थे जैम 2022 में, इसी स्टूडेंट के गेट 2022 में स्टैटिस्टिक्स में, मतलब जैम स्टैटिस्टिक्स में थर्ड रैंक थे और गेट स्टैटिस्टिक्स में 19 रैंक था उसी स्टूडेंट का, श्रुति का। तो वो बच्चा जो जैम की तैयारी किया, गेट दिया, गेट में भी आ गए। सो नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन फॉर गेट, वो जैम का ही ढंग से कर दो, बताया ना, जैम का ही ढंग से कर दो तुम, तो तुम्हारे 65 मार्क्स का प्रिपरेशन हो रहा है। एप्टीट्यूड तुम एक्स्ट्रा 15 नंबर का है, उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि 15 मार्क्स में 10 नंबर ले आएगा कोई भी बच्चा। एप्टीट्यूड बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग, बेसिक है ना, वो होता है। सो यू कैन सिंपली, मतलब जो भी जैम की तैयारी करो, यू कैन सिंपली अटेम्प्ट 70-80 मार्क्स क्वेश्चन इन द गेट ऑल्सो। और क्या होता है जैम में, देखो जैसे ईशान है, उसके आई थिंक 37 मार्क्स थे, मुझे जहाँ तक याद है, उस पर 17 रैंक था इस बार, अराउंड, हाँ 37 to 40 मार्क्स है। गेट 2023 का बता रहा हूँ मैं, गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स में अराउंड 40 मार्क्स पे 17 रैंक है उसका, मेरा 53 मार्क्स है, थर्ड रैंक है गेट 2023 में। सो डोंट हैव टू, है ना, गेट 100% मार्क्स, आपको कोशिश करना है 50-70 मार्क्स अच्छे से ट्राई करो। अगर उसमें 40-50 मार्क्स भी आ गए तो अच्छे रैंक आ जाएंगे, ये चीज है। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है उससे 3 क्वेश्चन है एंड 3 क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स। फिर जो फोर्थ टॉपिक आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट लिनियर अलजेब्रा टाइप का हो गया, तो इससे है 6 क्वेश्चन और जिसका कंट्रीब्यूशन है 10 मार्क्स, ठीक है, तो ऐसा है। सो ठीक है जी, अखिलेश आपका माइक ऑन है, तो ठीक है। फिफ्थ, तो ये हो गया मैथमेटिक्स पोर्शन। देखो जैम में ये हो गया मैथमेटिक्स पोर्शन, आप ऐड करके देखो चाहो तो आप। सो 6 + 3 9, 9 + 3 12 + 6 कितना हो गया 18। सो 18 क्वेश्चन, नाउ यू ऐड इट, 4 + 10 14 + 6 20 + 10 30 मार्क्स, ठीक है। अच्छा आपको मैं ये भी बता दूं, जैम 2022 से पहले, मतलब जैम 2021, जैम 2020, जैम 2019 एंड डॉट 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 अप टू जैम 2015, इन एग्जाम्स में 40% मैथ्स आते थे। 2022 में चेंज हुआ, 2023, 2024, सॉरी 2022 एंड 2023 जैम के एग्जाम में 30% मैथमेटिक्स पोर्शन एंड 70% स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। दिस इज द वेटेज। सो ठीक है ना, सो दिस इज द मैथमेटिक्स पोर्शन इन जैम 2022। 18 क्वेश्चन आए थे एंड कंट्रीब्यूशन वाज ऑफ 30 मार्क्स। सो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 का 30% निकाल लो, 18 आएगा एंड 100 मार्क्स के हैं। सो यू फाइंड, है ना, 30% ऑफ 100 मार्क्स, तो 30 मार्क्स। सो ये हो गया मैथमेटिक्स पोर्शन। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पे। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की बात करें, सो अब स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में पहला है प्रोबेबिलिटी। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है, बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में, इससे 5 क्वेश्चन आए थे
9 मार्क्स के। अब कुछ टीचर ऐसे होंगे जो बोलेंगे आपको ये टॉपिक छोड़ दो, क्यों छोड़ दे, 9 मार्क्स इतना इजी है क्या। चलो मान लो कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है जो आप नहीं कर पा रहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड, लेकिन जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, सो व्हाई विल यू लीव दैट क्वेश्चन, तो इजी होता है ना। तो मान लो 5 क्वेश्चन आया 9 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट यू कैन गेट 5 और 6 मार्क्स हियर। अगर मान लो कुछ वैसे क्वेश्चन आ गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल कि लिफ्ट है, लिफ्ट में 4 लोग एंटर कर रहे हैं, फिर कुछ तरह इस तरह से, या उस तरह का प्रॉब्लम आ गया थाली वाली कि इतने 5 लोग हैं, मतलब कुछ वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जहां आप काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उसको छोड़ दो। लेकिन जो इजी टॉपिक है वो करो, लीव नहीं करना। तो पहले आप ये सोच के मत चलो क्या टॉपिक छोड़ना, आप एग्जाम में ये सोच के चलो कि 100% मार्क्स का ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 घंटे एग्जाम होता है तो 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि टाइम कम होता है। तो वहाँ तरीका ये होता है कि जो मुश्किल क्वेश्चन स्किप करो, क्योंकि यू डोंट हैव टू स्कोर 100% मार्क्स, यू हैव टू ट्राई जस्ट 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, 50-60 मार्क्स ले आए तो टॉप 10 में तुम्हारा नाम होगा, ये चीज है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर तुम 100 मार्क्स से करके आओगे 40 नंबर नेगेटिव हो गए तो फिर माइनस में चले जाओगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो देखना है। सो प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चन 9 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिवेरिएट है ना, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मैंने दोनों को मिला दिया है। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल जो है उस पे बेस्ड। तो इस पे बेस्ड टोटल 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स के थे, ठीक है। सो 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीवेरिएट एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट। इफ यू वांट यू कैन आल्सो नोट डाउन, मैं वेट करूंगा, आप बोल सकते हो अगर मैं जल्दी में हूं तो यू कैन आप बता सकते हो, मैं वेट करूंगा नोट करना चाहो तो, है ना। जैसे मतलब ऑफलाइन क्लास में आप करते हो ना, टीचर लिख रहा होता है फिर आप नोट करते हो फिर वो मिटाता है, तो यू कैन आल्सो डू हियर। आप ये मान के चलो ऑफलाइन क्लास है, क्योंकि बस हम है ना वैसे क्या बोलते हैं स्क्रीन के दूरी पे ही है, लेकिन ऐसे ऑफलाइन ही है, आप मुझे देख रहे हो है ना, भले मैं आपको देख नहीं रहा हूँ पर फिर भी आप ये मान के चलो मैं आपको देख रहा हूँ। तो आप क्या करो, सिंपली डाउट है अनम्यूट करो, पूछो, नोट कर रहे हो साथ में नोट करते चलो, तो भी कोई मैं वेट कर लूंगा, है ना। बट आपको बताना पड़ेगा अगर मैं जल्दी फास्ट में हूँ तो, ठीक है ना, मतलब जैसे ऑफलाइन में होता है वैसे कर सकते हैं। सो ठीक है ना, तो मल्टीवेरिएट एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैड, अच्छा इससे भी 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स, सो दोनों का सेम है ना। एंड नाउ सो ये तो हो गया, आगे थोड़ा इसी में कंटिन्यू कर देता हूं। फोर्थ जो है लिमिट थ्योरम्स। सो लिमिट थ्योरम्स में वही हो गया, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जैम में ये है और गेट में हो गया एक और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना। सो लिमिट थ्योरम्स में आपके पास क्या है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे, 1 मिनट कितने, हाँ 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, क्योंकि इसमें जहां में 4 ही टॉपिक है ना, इस पे वही वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 टॉपिक हैं इसमें जैम में। फिर 5वां जो है आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग में क्या है, सैम्पलिंग का मतलब हो गया वही स्टैंडर्ड नॉर्मल टी एफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इससे। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इससे 5 क्वेश्चन थे 9 मार्क्स के, ठीक है ना। एंड 6th जो 6th टॉपिक है एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन में क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, कंप्लीट एस्टिमेटर, सफिशिएंट एस्टिमेटर, है ना, ये सब हो गया। या एमएलई एमएमई है ना, इनसे रिलेटेड जो है। सो उससे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके पास, सो यू हैड 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। एंड 7th जो है आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस टॉपिक से, सो फ्रॉम दिस टॉपिक यू हैड 6 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स, ठीक है। 6 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स टोटल आप ऐड कर सकते हो, सो यू कैन ऐड इट, ठीक है ना।
सो इफ यू ऐड द, अब इन सबको ऐड करो तो आपको मिलेगा कि जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है टोटल इसमें कितने थे, 18 वहाँ थे ना, तो 42 क्वेश्चंस होंगे और 70 मार्क्स का होगा। ओके तो ये तो रहा आपका IIT एग्जाम 2022 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और जो लोग गेट वाले बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको किसी चीज को ईगो पे नहीं लेना है कि आप MSc कर रहे हो या कर चुके हो, आपको जैम की, अगर आपको अगर ऐसा लगता हो कि आपकी तैयारी जैम लेवल की है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जैम 2023 का पेपर सॉल्व करके देखो। और अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप उसमें 30-40 नंबर ला पाओगे, मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। अगर जिन गेट वाले, जो गेट एस्पिरेंट है, उनको लगता है कि जैम तो BSc लेवल का एग्जाम है, मैं MSc कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए आप जैम 2022 का पेपर सॉल्व करके देखिए, 2023 का, और आपको समझ आएगा कि जैम 2023 का पेपर डिफिकल्ट था देन गेट 2023 के पेपर से। और इसका अंदाजा आप ये भी लगा सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि जो ईशान है उसके गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक थे और जैम स्टैटिस्टिक्स में 69 रैंक थे। हालांकि ये अलग बात है, यहाँ 3000 बच्चे, वहाँ 1500 बच्चे ही हैं, वो है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब अगर पेपर आप कंपेयर करोगे सो यू विल फील लाइक गेट स्टैटिस्टिक्स 2023 वर इजियर देन द जैम 2023 स्टैटिस्टिक्स, यू कैन चेक, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ईगो पे नहीं लेना है कि मैं जैम की तैयारी कर रहा हूँ, आपको जैम का 100% कंप्लीट करना है चीजें, गेट का 100% कंप्लीट करनी है चीजें, देन आप तैयार हो कि गेट में अच्छे रैंक ला पाओगे आप, है ना, जैम को इग्नोर नहीं कर सकते आप। आप चेक भी कर सकते हो, मैं वही कह रहा हूँ कि आप 2022-2023 जैम का पेपर मैं अभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप बट देखना सॉल्व करके तो आपको समझ आएगा कि नो जैम इज नॉट इजी लाइक पीपल अंडरस्टैंड, इतना भी आसान नहीं है। किसमें? देखो BSc में अभी कोरोना के चक्कर में तो हटा रखा है, पासिंग इज ओनली एलिजिबिलिटी है, अभी जो पास है वो काफी है, कोई मार्क्स का भी नहीं लगा रखा, हटा दिया था पिछले बार। जो जैम 2023 का एग्जाम हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी में ये है कोई बच्चा पास है, उसके पास पास का सर्टिफिकेट है, दैट्स इनफ, मार्क्स वाले कैटेगरी हटा रखा था। तो 55% पहले होते थे कोविड से पहले, कोविड के दौरान जैसे हमारा प्रेम स्टूडेंट था, अभी इंटरव्यू कुछ दिन पहले मैंने लिया था, वो IIT एग्जाम MS क्वालिफाई के लिए 2021 में वो NIT त्रिची गया था, उसके आई थिंक 51 या 50% के आसपास मार्क्स हैं BSc में, और वो बहुत डरा हुआ था सर कैसे होगा, वहाँ तो 55 लिखा हुआ है। फिर बाद में नोटिफिकेशन आया कि कोविड की वजह से, क्योंकि कुछ जगह तो एग्जाम ही नहीं हुआ तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो ऐसे ही पास हो गए। तो इस तरह फिर उसका है ना 50% लड़ा हुआ मार्क्स है BSc में, और वो फिर NIT त्रिची में MSc कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया है, उसका 16 लाख के प्लेसमेंट का जॉब भी हुआ है, अभी जस्ट खत्म हुआ है, अभी ज्वाइन करने वाला है। और वो लड़का जो, हालांकि मैंने यूट्यूब बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, ये वो लड़का था जब हमें मिला था उस समय 2019 में, तब वो बैंकिंग रेलवे SSC की तैयारी कर रहा था उस तरह पटना में, है ना, जब हम लोग 19 में शुरू किए थे जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना, जैम स्टैटिस्टिक्स जैम मैथमेटिक्स। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जैम 2022 का है। अब एक बार जैम 2023 का भी देख लेते हैं, फिर गेट पे आएंगे। ठीक है, तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इसमें फिर बता दूं कि हमारे यहां से जो था 55 मार्क्स पे सेकेंड रैंक था इस बार, ठीक है ना, तो आपको 100 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। या कई बार बच्चे वो जाते एग्जाम देगा सर बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, इस बार भी ऐसे ही हुआ था, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया तो सारे बच्चों की हालत खराब, इस सर बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया, पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह से पहले सबका एग्जाम खराब हुआ है, तो कोई जिसका कम खराब हुआ तो उसके अच्छे रैंक आ गए, इस तरीके से। सो चलिए, तो यहां पे क्या करते हैं, जो पहला टॉपिक है आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे आपके पास आए थे 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। जो दूसरा टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे 8 क्वेश्चन 13 मार्क्स। जो तीसरा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, और बिल्कुल जो स्टैट्स वाले लोग मैथ्स को इग्नोर बिल्कुल मत करना बोल रहा हूं, क्योंकि रैंक तुम्हारा कम कर देगा। अगर तुमने
क्योंकि देखो सीटें बहुत कम है, तो तुम अगर मैथ पोर्शन इग्नोर कर रहे हो या छोड़ के जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ये चीज़ें हैं तो मैथ में, क्योंकि पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, कुछ क्वेश्चन आसान होते ही हैं, सारे आसान नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन तो आसान होंगे। मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, आप देखना कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी है ना। अब 100 मार्क्स हो तो 100 मार्क्स थोड़ी 100 का मार्क्स डिफिकल्ट है, नहीं, उसमें 30-40 नंबर का डिफिकल्ट आए, बाकी 50-60 नंबर के क्या थे, इजी एवरेज थे, इस तरह से। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये कह रहा हूँ। तैयारी बिल्कुल उसी श्रद्धा के साथ करो जिसके साथ स्टैटिस्टिक्स तैयारी कर रहे हो। श्रद्धा मतलब वो है ना, पूरी शिद्दत के साथ, वो कह रहा हूँ। सो ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस जो है, सो ये आपके पास 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स। और देखो मेन में जब मैं वो क्रैश कोर्स में ही पूरा लूंगा, मैं पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा, पहले क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक जैम में, पहले क्वेश्चन से लेके 65 क्वेश्चन तक गेट में, सारा मैं ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छी तरह आता है। आप अगर वीडियोस में यूट्यूब पर जाकर देखो, श्रुति जिस बैच में थी जिसके 3rd रैंक आए थे, आप देखना उसमें सारे सॉल्यूशन मैंने ही डिस्कस किए हैं। 2005 से लेके 2000 उस समय 21 तक का पेपर डिस्कस किया था, और एक एक क्वेश्चन मैंने खुद ही डिस्कस किया था उस साल। बस इस बार मैंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन डिस्कस किया और बाकी मैथमेटिक्स क्वेश्चन दूसरे तरफ डिस्कस कर रहे थे। 2022 में 2021 में एग्जाम में आप देखो मैंने ही पूरा पेपर डिस्कस किया 100%, मतलब PYQs जो हैं। तो इस बार भी अभी जो क्रैश कोर्स मैं अकेले पूरा करा दूंगा, मतलब 60 के 60 क्वेश्चन मैं अकेले करा दूंगा, मैंने पहले भी कराए हैं सनी, तो ये जब डिस्कस करेंगे पता चल जाएगा। तो जो 4th है आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है 5 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, ठीक है। और 5वां टॉपिक जो है, तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स पोर्शन। अगेन यू कैन ऐड, तो आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8 3 11 2 13 5 18 18 क्वेश्चन एंड मार्क्स यू कैन ऐड 18 + 4 22 + 8 30 मार्क्स, ठीक है। सो ये हो गया मैथमेटिक्स पोर्शन जैम 2023 का। ओके, सो अब रहता है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का। तो जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसमें जो पहला है प्रोबेबिलिटी, तो इससे आपके आए थे 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। देखो इस बार कम आया है ना, पिछले साल क्या हुआ था 5 क्वेश्चन 9 मार्क्स के थे, तो ये भी फिक्स नहीं है ना, उस साल 5 क्वेश्चन आ गया 9 मार्क्स में। इस बार क्या हुआ 3 क्वेश्चन ही आए 4 मार्क्स के, टोटल 3 क्वेश्चन ही आए, ऐसा भी होता है। 2018 का पेपर देखोगे 6 या 7 क्वेश्चन आए, टोटल 10 या 11 नंबर के आए, ऐसे भी हैं, तो ऐसे कई बार होते हैं। सो वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसने फिक्स नहीं कर रखा ना जी। हाँ हाँ कर सकते हो ट्राई, वो बुक्स सारी अच्छी हैं, उसकी है राइस की है या मूड एंड ग्रेवल्स की है। हालांकि मैं जो प्रॉपर्ली फॉलो करूंगा वो बुक है, अभी दिखाऊंगा मैं, VK रोहतगी एंड AKMD सलाह वाली बुक है, वो बहुत अच्छी मुझे लगती है, मतलब उसमें थ्योरेटिकली बहुत सही है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसको रेयरली समझ आएगा। तो जो बिगिनर है जी, हाँ लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हेल्प करेगा, इसमें हेल्प करेगा। आप JEE मेंस एडवांस लेवल क्वेश्चन ट्राई करोगे तो इस वाले में हेल्प करेगा। और सर ये जो प्री रिक्विजिट था उसमें सर वो पढ़ सकते हैं क्या, मैनेजमेंट प्रोग्राम और ये सब? हाँ हाँ भाई वो लागू 11-12 का जो NCERT है उसमें कम से कम प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से कर लो, क्योंकि उसी से 4-5 क्वेश्चन क्विकली डायरेक्टली आते हैं, जो 11-12 की प्रोबेबिलिटी है उसी कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि वो बेसिक है, फाउंडेशन है ना वो, इसीलिए। कॉम्बिनेशन से ज्यादा यूज होता है। यस ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। दूसरा यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, दोनों मिला ही देता हूं, यूनिवेरिएट एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। सो इससे टोटल जो है टोटल 9 क्वेश्चन और टोटल आ गए तुम्हारे 14 मार्क्स के,
ठीक है। तीसरा जो तुम्हारे पास हो गया अब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इससे जो टोटल आए हैं वो 7 क्वेश्चन हैं 13 मार्क्स के, ठीक है। अब रह गया और फोर्थ वहां पर लगा लो, इसके आगे क्या लिखता हूं मैं, लिमिट थ्योरम्स। सो लिमिट थ्योरम से आए हैं 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। अच्छा, अभी पिछले वाले में क्या हुआ था, पिछले वाले में लिमिट थ्योरम 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, है ना, और इस बार क्या हो गया, तो कोई फिक्स नहीं है, 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, तो वो अपनी मर्जी से, क्योंकि 100 मार्क्स पेपर बनाने सिलेबस के हिसाब से, सेक्शन वाइज मार्क्स फिक्स नहीं किया उन्होंने, पूरा मार्क्स दिया है कि 70 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स से, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स से, और वो कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं उनका अपने हिसाब से, वो चीज़ है। सो लेकिन इससे एक आइडिया लगेगा तुम्हें कि कैसे कैसे आ रहे हैं ना, ये इस तरह से है। जो सैम्पलिंग है उससे, जो सैम्पलिंग है आपके पास उससे आए हुए हैं 5 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन से टोटल 9 क्वेश्चन है 17 मार्क्स का है, ठीक है। और लास्ट बचता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो इससे जो आए हैं 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, ठीक है। अब आप ऐड कर सकते हो फिर से, तो आपको मिलेगा कि ये 18 क्वेश्चन 30 मार्क्स के मैथमेटिक्स पोर्शन से, 42 क्वेश्चन 70 मार्क्स में आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से, ठीक है। तो ये जैम 2023 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। अब एक बार गेट का देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार गेट का देखते हैं, जिनको क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जी जी जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे हाँ, इस सैम्पलिंग में वो हो गया काई स्क्वायर टी एफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना। हाँ, तो बीएससी में भी हेल्प करेगा, जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है, तो आपको ये हेल्प करेगा एक्चुअली, जो सिलेबस हम कवर करेंगे तो आपके बीएससी में भी हेल्प करेगा, कॉमन सिलेबस अगर हो किसी सेमेस्टर का तो। एक्चुअली वो देखा था ना कि बुक ढूंढना हो तो मतलब पर्टिकुलर बुक मिलती नहीं है, और कुछ मिलता है तो इतना डिटेल में दे रखा होता है, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हाँ, यही दिक्कत है। यस यस, जैसे रोहित की वाली बुक है तो में थ्योरी ज्यादा है, प्रॉब्लम कम है, इस तरह से है। कुछ बुक में प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरी डिटेल में नहीं है। प्रसन्ना साहू वाले में क्वेश्चंस हैं तो वो थ्योरी बहुत डीप नहीं है, बहुत बेसिक डेफिनेशन लेवल का है, बस है थोड़े बहुत वो है, मतलब हालांकि प्रसन्ना साहू वाली बुक जो है, द बुक इज प्रसन्ना साहू प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय प्रसन्ना साहू। दिस इज वेरी गुड बुक फॉर द बिगिनर्स, so those who start preparation of gate statistics or jam statistics, तो for the statistics portion that book is very good, वो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा, then you can learn advanced concepts, ये चीज है। सर अगर आपके पास हो तो दे देंगे, पीडीएफ है, ड्राइव का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करो, उसमें बहुत सारे फाइल्स हैं और लिखा होगा, एक फोल्डर का नाम होगा प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स बुक्स या प्रोबेबिलिटी बुक्स, उसमें जाना तो बहुत सारी बुक्स हैं, वीके रोहित वाली बुक्स भी है, प्रसन्ना साहू वाली बुक्स भी हैं, बहुत सारी बुक्स ड्राइव में ऑलरेडी है अपलोडेड, आप चेक करना, नहीं तो मुझे बोलना, मैं उसमें से फिर लेके व्हाट्सएप में आपको ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा मैं अलग से बुक, वो चीज़ है, ड्राइव में है सारी बुक्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है वहाँ पे, आईएसआई के पेपर्स हैं, गेट के पेपर्स हैं, जैम के पेपर्स हैं, सीयूईटी के पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज वहाँ अपलोडेड हैं ऑलरेडी ड्राइव में। चलिए, तो अब आता है गेट का। तो
चलिए अब गेट में जो सिलेबस है देख लो। तो गेट का बता देता हूँ किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आए हैं। सो ये सिलेबस था, अभी आपने देखा था सिलेबस। अच्छा सिलेबस तो इसी में था। ये गेट का सिलेबस था। तो मैं ऐसे लिखूंगा टॉपिक वाइज, पहला कैलकुलस लिखूंगा। तो कैलकुलस लिखने का मतलब ये पोर्शंस पूरा, इससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं उससे। दूसरा टॉपिक मैट्रिक्स थ्योरी, तो इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हैं। तीसरा होगा प्रोबेबिलिटी, जो इससे आए हैं। फिर स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब गेट वालों ने क्या किया है कि लिमिट थ्योरम्स को भी इसी में इंक्लूड कर दिया उन्होंने, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसी में कंक्लूड कर दिया इन्होंने, है ना। यूनिवेरिएट जो और मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सबको एक ही में मिक्स कर दिया इन्होंने। फिर स्टोकेस्टिक हो गया, एस्टिमेशन अलग किया है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अलग किया है, फिर नॉन पैरामीट्रिक, मल्टीवेरिएट, रिग्रेशन। सो ये सब अलग है। चलिए तो एक बार मैं ऐसे लिखा देता हूँ इसी ऑर्डर में, जो सिलेबस है उसी ऑर्डर में। सो जो गेट 2023 का पहले देख लेते हैं। सो गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स, या सीधा एसटी लिख देता हूँ। सो द पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स टॉपिक वाइज फ्रॉम पेपर गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट यू कैन सी, जो आपको पता ही है एप्टीट्यूड सिलेबस नहीं दिया है, जो एप्टीट्यूड है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे और इसका कंट्रीब्यूशन 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये मुश्किल नहीं होता, आप थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। हालांकि एंड में मैं PYQ जब कराऊंगा आपको गेट का ईयर वाइज, तो उसमें एप्टीट्यूड भी डिस्कस करेंगे। 19 से लेकर 23 तक के पेपर हमारे पास है, तो 5 पेपर में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप इजीली 10 मार्क्स ला सकते हो इससे, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं होता है। जो दूसरा है आपके पास कि जो कैलकुलस नाम था सिलेबस में, जो लिखा था टॉप पे कैलकुलस, तो उससे टोटल आए थे 5 क्वेश्चन, 8 मार्क्स उसका कंट्रीब्यूशन था। जो तीसरा लिखा था मैट्रिक्स थ्योरी, मतलब ये लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली। तो जो लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स थ्योरी जो नाम है, सो उससे आपके पास आए थे इससे 5, अच्छा 1 मिनट में उसमें अलग लिख दिया, ये 13 मार्क्स का था। सो दिस वाज ऑफ 13 मार्क्स, एंड यहाँ भी 5 क्वेश्चन थे, लेकिन ये 8 मार्क्स के थे, ठीक है। पैटर्न भी एग्जाम को मैं बता दूंगा पैटर्न क्या है। सो कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यही आते हैं जैम में भी और गेट में भी। तो यहाँ जैसे यहाँ भी 5 क्वेश्चन, यहाँ भी 5, यहाँ 13 मार्क्स के, यहाँ 8 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 मार्क्स के ज़्यादा रहे होंगे और यहाँ पे 1 मार्क्स के ज़्यादा होंगे इसीलिए। सो फोर्थ जो है आपके पास, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी जो था उसमें लिखा हुआ था गेट के, ये गेट के सिलेबस के हिसाब से मैं ये टॉपिक्स लिख रहा हूँ, जो गेट के सिलेबस में मेंशन है, नाम हेडिंग उसके हिसाब से। सो प्रोबेबिलिटी जो उसमें है, सो प्रोबेबिलिटी वही है वहां भी। सो इससे आपके पास है, अच्छा तो ये क्या किया मैंने, एक साथ ही लिख दिया है कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स जैम सिलेबस जो है, जो जैम वाला प्रोबेबिलिटी स्टैट्स से पूरे मिला के, तो इससे जो पूरे मिला के आया हुआ है टोटल 30 क्वेश्चन आए हुए हैं 45 मार्क्स के, ठीक है। ये एक साथ ही मिक्स कर दिया, मतलब जैम में जो भी था ना, क्या था, स्टार्ट हुआ था यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, लिमिट थ्योरम्स, सैम्पलिंग, ठीक है, और एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो वो सब मिला के एक साथ ही लिख दिया मैंने। तो जो जैम का प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का पोर्शन है, इसको छोड़ के, नहीं ठीक है, हाँ, जैम का जो पूरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का पोर्शन जो है, ठीक है ना, जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो पूरा गेट में 30 क्वेश्चन 45 मार्क्स के हैं। मतलब ये 45 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ये जैम सिलेबस के हैं एक्चुअली। तो जो बच्चे जैम स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस कवर करते हैं, आपको 45 मार्क्स यहाँ से तैयारी हो गए। मैथमेटिक्स पोर्शन अगर आप करते हो तो यहाँ से कितने हो गए, 21 मार्क्स, 21 मार्क्स यहाँ से तैयारी हो गए आपके। अब इसको ऐड कर लो टोटल, तो 66 मार्क्स हो गए ना, 66 मार्क्स के आपके जैम से ही हो गया, ये पूरा जैम का है। और अगर आप 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड कर लेते हो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, तो ये भी ऐड कर लो, तो कितने हो गए, 81 मार्क्स टोटल। 80 कितना हो गया, चेक करना भाई, 81 कैसे हो गया, 45 प्लस 21 टोटल, और ये 15
81 ना, हाँ सही बोला, ओके। सो 81 मार्क्स के टोटल आपके ऐसे तैयार हो गया। मतलब अगर आप ये भी कर लेते हो, ये पूरा जैम वाला पार्ट है, मतलब मैथमेटिक्स पोर्शन इंक्लूड कर दो ऑलमोस्ट, एक दो टॉपिक एक्सक्लूड करके, एक दो टॉपिक है जो ज्यादा है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज रफली बोले तो ये पूरे मिला लो 61 मार्क्स का राउंड ये जैम हो गया, 15 नंबर का ये हो गया, इस तरीके से। ओके, अब आगे जो बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे बाकी टॉपिक्स में आगे आपके, अब ये टॉपिक्स जो जैम से एक्स्ट्रा हैं, जो जैम में नहीं है बिल्कुल, तो वो जैसे हो गया आपके पास स्टोकेस्टिक प्रोसेस, है ना। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में क्या, मार्कोव चेन है, बर्थ प्रोसेस, डेथ प्रोसेस, है ना, इस तरह से। सो या पॉइजन प्रोसेस, ये सब है। सो उसमें स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो आपके पास है, उससे 4 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के, ठीक है। और जो 6th है नॉन पैरामेट्रिक। सो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, है ना। इन्फरेंस दो तरह का है, एक पैरामेट्रिक इन्फरेंस है जो जैम में है, वो पैरामेट्रिक इन्फरेंस है, और उसके अलावा दूसरा एक नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस भी होता है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस है। सो नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस, उससे आपके आए हैं 2 क्वेश्चंस, और इसके कंट्रीब्यूशन है 4 मार्क्स, ठीक है ना। अब 7th मल्टीवेरिएट एनालिसिस, है ना, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे उसको जनरलाइज करो बाईवेरिएट नॉर्मल, इसमें आ जाएगा, या तीन नॉर्मल वेरिएबल या 4, इस तरह से रैंडम वेक्टर आ जाते हैं वहां पे। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल जो है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, नॉर्मल तो बाद में करेंगे, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो इसका जो है, इससे 4 क्वेश्चन हैं 6 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन टोटल 6 मार्क्स के थे, और मतलब 4 क्वेश्चन टोटल मिला के 6 मार्क्स के थे, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक रहता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। सो जो रिग्रेशन है, उससे आपके हैं 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। अब हमने गेट एस्पिरेंट को देखा है, अक्सर वो बच्चा जो सिर्फ गेट की तैयारी करे उसका गेट नहीं निकलता है, हमने ऐसा देखा है। पिछले बार भी हमारे पास गेट का मैंने बैच लॉन्च किया था, 25 बच्चे थे भी उस गेट बैच में, और मजे की बात क्या है कि हमारे जैम स्टूडेंट के ज्यादा अच्छे रैंक आए देन वो स्टूडेंट जो सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका फोकस यहाँ होता है, क्योंकि उनको लगता है एमएससी किए हैं तो एमएससी में ये चारों सब्जेक्ट है ऑलरेडी। अब वो ये जो टोटल कितने मार्क्स के थे, ये 81 के ना, 81 को छोड़ देते हैं, उनका फोकस ये होता है 20 नंबर पे। अब आप 20 की तैयारी कर रहे हो तो कितने नंबर ला पाओगे, क्योंकि उनको लगता है एमएससी में जस्ट पढ़े हैं तो इसी को कर लेते हैं। अब पता है एनालिसिस करते नहीं करते मार्क्स का, अब वो सिर्फ इस पे लगे हुए, पूरे साल ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मुझे कई बार चैट में भी आ रहा है, सर इसके नोट्स बता दो, बुक बता दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब इसकी तैयारी करने में लगे पड़े, और ये सिर्फ 20 नंबर का है अराउंड अप्रॉक्स। तो 20 नंबर की बहुत ढंग की तैयारी करोगे तो कितने ले आओगे, और ये एमएससी लेवल की चीजें हैं। 20 में 10 लाने में हालत खराब हो जाएगी आपकी, मतलब 20 में 10 मार्क्स स्कोर करने में हालत खराब हो जाएगी यहाँ पे। और ये चीजें जो है ये एक्चुअली बीएससी लेवल की भी हैं, इसमें मतलब जैम लेवल पे है, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज्यादा भी होगा, लेकिन सिलेबस जैम के साथ कॉमन है। तो जैम वाला बच्चा यहाँ पे खेल जाता है, फिर वो यहाँ से 30-40 नंबर ले आके अच्छे रैंक ले आता है, ये चीजें। और जो गेट के प्रॉपर एस्पिरेंट है वो 15-20 नंबर नहीं ला पाते, और अच्छे अच्छे बच्चों के यहाँ खराब हालत हुए थे लास्ट टाइम। कुछ बच्चे आईआईटी कानपुर से, मतलब पिछला बार जो 25 बच्चे थे उसमें 3-4 आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहे थे, 3-4 आईआईटी कानपुर से कर रहे थे, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, कुछ तिरुपति के भी थे, तो डिफरेंट आईआईटी के बच्चे थे हमारे पास, और बहुत ने क्वालिफाई भी किया है ना। तो लेकिन कुछ ने क्वालिफाई नहीं कर पाया, अच्छे से होने के बावजूद भी थे, क्योंकि उनका फोकस करेगा, इधर फोकस रहता है, ये फोकस बाद में करो। अच्छा 1 मिनट मैं गेट खोल देता हूँ। हाँ आ गए अनिल भाई। ठीक है, तो देख लीजिए, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपके गेट 2023 के स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड।
तो आपको कोशिश क्या करना है, जो गेट एस्पिरेंट है इस बार अभी तक तो आई थिंक 35 लोग हो चुके हैं जो गेट के लिए हैं, और 50-60 लोग जैम के लिए अराउंड है, तो अभी तक है ना, अभी और आएंगे। तो जो गेट के एस्पिरेंट है उनको यही बोलता हूँ कि आप ओवरऑल सिलेबस से फोकस करो, सिर्फ इस पे नहीं, ये भी करेंगे बट कोशिश करो, आपको कोशिश करना है 60-70 नंबर लाने की कोशिश करनी है। अगर 50-60 भी आ गए तो आप टॉप 10 में आपके रैंक होंगे, ये चीज़ है। मार्क्स 100% आपको देखना है कहाँ से मार्क्स आप कर सकते हो, तो वो टेस्ट दे के प्रीवियस ईयर पेपर करके आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। इवन जैम का भी ढंग से आप जैम लेवल, जो जैम के बच्चों के साथ अगर आप तैयारी करते जाओ उस लेवल की ढंग से अगर तैयारी कर लिए तो भी आपका ये 81 मार्क्स आप कर सकते हो, एप्टीट्यूड इंक्लूड करके 81 मार्क्स का, ये 81 भी अगर ढंग से आप करोगे ना, तो अगर चूंकि एमएससी में आपने ये पढ़ा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मैं भी कराऊंगा, तो इधर से भी अगर आप 10 नंबर ले आते हो और उस तरह से तो हो सकता है, बट इधर से भी 80 में से अगर आप 50 मार्क्स भी स्कोर कर पाए तो काफी अच्छा है। अगर 5-10 नंबर भी ले पाए तो भी ठीक है, लेकिन ट्राई करने पूरे। चलिए, तो ये तो हो गया गेट 2023 का, ठीक है ना। अब गेट 2022 में क्या था, सो गेट 2022 में क्या था। सर जी सर इस साल में 71 है ना फर्स्ट स्कोर गेट में। हाँ, फर्स्ट रैंक सर बहुत ज्यादा चला गया था, यस आई थिंक 71 के अराउंड था। हाँ कट ऑफ बहुत हाई हुआ, लेकिन लास्ट ईयर में जस्ट 46 का। यस हाँ एक्चुअली 25 मार्क्स। हाँ, आई डोंट नो ये कौन एस्पिरेंट है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। जैसे कोई वो ऐसे कोई स्टूडेंट है या मतलब कोई प्रोफेसर ऐसे एग्जाम दे दिया हो, पता नहीं क्या है। सो जो फर्स्ट रैंकर गेट स्टैट्स में इस बार था उसका 70 अराउंड मार्क्स थे, जो मेरा थर्ड रैंक है, मेरा 53 है, तो गैप बहुत ज्यादा था। इससे क्या इफेक्ट पड़ा है कि जो गेट स्कोर है उस पर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि वो कंपेरेटिवली निकालते हैं ना, फॉर्मूला उसका कुछ है। अदरवाइज जैसे बता रहे हैं वो कि लास्ट टाइम द फर्स्ट रैंकर थे गेट में, आई थिंक 46 मार्क्स था, 40 नहीं 50 था, हाँ उसको मैं जानता भी हूँ। जो गेट 2022 स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट रैंकर है, ही हैज 49 मार्क्स अराउंड, यस 40, हाँ 45-49 के बीच में था। आई नो हिम, ISI से वो PhD कर रहा है अभी। तो फर्स्ट रैंक था 50 मार्क्स के अराउंड, उसके मतलब 45 से 50 के बीच मार्क्स था, तो उससे फर्स्ट रैंक थे। और इस बार क्या हुआ कि 71 में फर्स्ट रैंक चला गया। तो वैसे भी कुछ बच्चे होते हैं, अब बीच में वाला बच्चा सेकंड रैंकर है, क्या मार्क्स है, थर्ड रैंक तो मेरा ही है, 53 था, तो काफी मार्क्स का गैप मतलब रहा। सर उसके सेफ स्कोर क्या रखते हैं? व्हाट विल बी द सेफ स्कोर? It depends on your preparation, I think. So in during test, during mock test, you see how can you perform better. So if you can score 60-70 marks at home, it's better, na? So you try to score 60-70 marks at least. 70 plus if you can do, then it's better. और ऐसे मैं एग्जाम में ना कोई क्वालिफाई करने के इंटेंशन से नहीं किया, मैं कभी तैयारी वेरी नहीं किया, जो पढ़ा रहा था बस ऐसे ही एग्जाम दे दिया, वैसे वो था। लेकिन ठीक है, बस इस तरह से एक देखने के लिए पेपर कैसे आते हैं, इसलिए। आई थिंक ये तो हो गया ना। हाँ चलिए, जो नेक्स्ट है आपके मैं बता रहा था, सो गेट 2022 स्टैटिस्टिक्स। सो है ना, व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हियर टॉपिक वाइज। सो एक बार ये भी देख लेते हैं, देन विल वाइंड अप। आई थिंक टाइम भी हो ही गया है, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया ना। चलो तो ये लिख लेते हैं एटलीस्ट। सो अगेन यू नो एप्टीट्यूड इज अ फर्स्ट टॉपिक। So it was of 10 question, 15 marks. Second is calculus, 6 question, 10 marks. Third is matrix theory, 6 question, 9 marks. Fourth is probability, 27 question, 43 marks. And अच्छा, so again ये probability what I'm writing is the jam portion. So probability in stats जो jam वाला है, ठीक है ना। So jam का जो statistics portion है, the statistics portion from the jam syllabus,
So there were 27 question and contribution was 43 marks. So again this is the ये jam part हो गया total around approx. So if you add it 10 plus 9 plus 43, ठीक है ना? So I think it is 62 or plus 15. Okay. So around है 80, ये भी थोड़ा कम होगा, 80 के around जाएगा. So this is again from the JAM syllabus, and aptitude if you cover then it is around 75 to 80 marks. ये हो गया. And then the extra syllabus is extra stochastic process. So stochastic process जो है आपके पास 6 क्वेश्चन थे 7 मार्क्स के, and this analysis I have done from the paper. आपके पास भी पेपर है, so you have access to the paper, you can match it or you can make yourself. You keep syllabus one side, keep paper one side. Now you see the question, see the syllabus, then you keep writing. So you can also make this analysis. So this question is from this topic, this question from this topic, and you can make the analysis also. So this what I have done. So this may be 1-2 marks up and down, but approximately this you can also do this thing. So to verify, cross check. So stochastic 6 questions 7 marks, and non-parametric. So non-parametric statistics 3 question 4 marks, and multivariate 3 question 5 marks, and 8th regression 4 question 7 marks. Okay, so this you can check. इस बार ये ज़्यादा ना, ऐसे 22 मार्क्स के हो गए, आई थिंक 22 या 23 मार्क्स के, 23 मार्क्स के अराउंड. सो ये रहा, और 77-78 मार्क्स ये होंगे. एनीवे, तो अभी है ना, इस बार मैं जैम स्टैटिस्टिक्स गेट स्टडी पढ़ा रहा हूँ, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है नेट भी स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट जुलाई में अराउंड, जो मेरा PhD कंप्लीट हो चुका होगा जून जुलाई तक, तो नेट का बैच स्टार्ट करेंगे. उसमें भी ये सब आता है, ये सब कुछ पोर्सन इसका भी है और मैथमेटिक्स पोर्सन भी है, तब देखेंगे. सो अभी कुछ क्वेरीज हैं, आप लोगों क्या पूछिए अगर कुछ क्वेरीज रह गए हों. तो आज बस हमने बताया एग्जाम के बारे में, उसके क्या स्कोप्स हैं और ये सब किस मार्क्स से किस टॉपिक से आते हैं. सो कल मैथमेटिक्स पोर्सन की क्लास होगी, परसों फिर स्टैटिस्टिक्स पोर्सन मेरी, मतलब एक दिन मैथ एक दिन स्टैट्स, अभी ऐसे चलेगा. आज अभी चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास था आज, सो कल एक मैथमेटिक्स पोर्सन, फिर परसों स्टैटिस्टिक्स, ऐसे चलता अल्टरनेट चलेगा. ठीक है सर, जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे काम चल जाएगा या फिर बुक भी पढ़नी पड़ेगी? नहीं, बुक पढ़ना पड़ेगा. देखो, यू डोंट बी डिपेंडेंट ऑन टीचर ओनली. हम आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, लेकिन बुक से आपको और बहुत सारे और पर्सपेक्टिव मिलेंगे, तो आप बुक जरूर फॉलो करो साथ में. ठीक है सर, उसमें थोड़ी बहुत होती है. यस, आप लाइन बाय लाइन पढ़ो. कोई लाइन में प्रॉब्लम आ जाए, आप उसको अंडरलाइन करके लिख लो. एक आप ना डायरी बना लो छोटी सी, जैसे मैं रखता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं छोटी छोटी डायरीज रखता हूँ. जैसे मान लो ये डायरी है मेरे पास, वैसे देखो पन्ने रखे हुए हैं, ये से देखो कुछ पन्ने इसमें पीछे रखे हुए हैं, ये क्या है, मेरे कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं. तो ऐसे आप काम करो. ऐसे क्या करो कि क्या होते हैं कि यू कीप स्मॉल डायरी विथ यू. कहीं पे फंसे वो लिख लो, डाउट कहीं पे फंसे लिख लो. जब क्लास शुरू हो रही है तो उस क्लास के शुरू में ही हम डाउट से शुरू करते हैं, तो आधे घंटे में डाउट करेंगे. तो आप जो भी आपको कुछ थ्योरी समझ ना आया हो, डेफिनेशन समझ ना आया हो, कुछ एग्जाम्पल बुक के समझ ना आया हो, एक्सरसाइज समझ ना आया हो, या प्रीवियस मतलब कोई भी डाउट जो आपने कलेक्ट कर रखे हैं, यू फर्स्ट क्लियर योर डाउट. आधे घंटे डाउट कर लेंगे, फिर अगले 1 घंटे क्लास कर लो, फिर अगले आधे घंटे डाउट कर लो, या फिर अगले 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी. तो इस तरीके से तो यू कैन आस्क यू डाउट. यस. सो बाकी बुक्स की बात रह गई, तो अभी जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा मैं, तो वो उसके लिए बुक्स हैं, कई सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं. बुक्स, और इन सारी बुक्स का PDF गूगल पे अवेलेबल है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से, क्योंकि वो बहुत महंगा होगा हो सकता है. सो प्रिंट करा लो, फोटोकॉपी वाले को बोल दो बुक बना के भेज देगा आपको वो. सो दे विल प्रिंट इट एंड मेक अ बुक. सो बाकी बुक्स का है, जैसे मान लो एक सिंपल सबसे आसान बुक जो मैंने बताया था बिगिनर्स के लिए है, उस बुक की हेडिंग है प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. ऑथर है प्रसन्ना साहू, प्रसन्ना S है, ठीक है ना, प्रसन्ना साहू.
ये उड़ीसा के हैं। तो दूसरा है कि यूएस में प्रोफेसर है किस यूनिवर्सिटी में। तो दूसरा है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। इसके ऑथर हैं वीके रोहतगी एंड AKMD सलेह, ठीक है। तीसरा है जो अच्छी बुक आप समझ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बाय कैसेला बर्गर। कैसेला एक ऑथर है एंड बर्गर दूसरा ऑथर है। एंड हाँ किसकी किसकी नहीं समझ आया। राजा गोपालन करके राइटर है। अच्छा राजा गोपाल, मुझे देखना पड़ेगा। चलिए मुझे उस बुक मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कैसी बुक है। ये सब कुछ हाई फाई स्टैंडर्ड बुक्स हैं। सो ये बुक मैं फॉलो करूंगा मेनली। ये बुक आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं। ये बहुत इजी सा बुक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू डेफिनेशन, एग्जांपल्स, बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल है इसमें, एंड एक्सरसाइज भी है। तो आप ये कर सकते हो। एग्जाम 2022 का सिलेबस जो मैं पढ़ाया था वो यूट्यूब पे पब्लिक भी आप देखोगे तो उसमें मैंने पूरे साल यही बुक कवर किए थे, जिसमें श्रुति के 3rd रैंक आए थे। सिर्फ यही बुक पढ़ाया था पूरे साल मैंने। उस साल मैंने ये बुक नहीं छुआ था, इसी बुक से मेनली मैंने पढ़ाया था पूरा कंटेंट। तो इसमें सारा सिलेबस तो नहीं है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी था, वो अलग से पढ़ाए थे, बट बुक्स मैंने यही फॉलो किया था उस साल। अभी जनरली मेरा होगा, मैं तो क्योंकि 3-4 साल पढ़ाते हुए हो गए, दिमाग में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो कुछ इस बुक से भी रहेगा, कुछ उससे रहेगा। और भी है जो चौथा है गुप्ता कपूर वाली, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर, वीके गुप्ता है ना, गुप्ता एंड कपूर। इस तरह से और भी है, मूड एंड ग्रेवल्स और हॉग एंड क्रेग वाली बुक आती है, राइस वाली बुक है। बुक्स तो अच्छी बहुत सारी है। प्रॉब्लम्स के लिए आप कोई भी बुक उठा लो, हर बुक में सेम प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट सेम तरह सारे बुक के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। थ्योरी सब में ऑलमोस्ट वही है, क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग है, बट यू कैन ट्राई प्रॉब्लम प्रैक्टिस। हम आपको असाइनमेंट भी देंगे, हालांकि PYQ नॉन PYQ के असाइनमेंट्स मिलेंगे अलग अलग टॉपिक वाइज। ये जी, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के। मैथमेटिक्स के लिए चाहिए तो एक रीएनालिसिस की बुक ये आप फॉलो कर सकते हो, रीएनालिसिस बाय, ये इंट्रोडक्शन टू रीएनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बार्टल एंड सेबर्ट, बार्टल एंड सेबर्ट। दूसरी आप ये भी कर सकते हो और पढ़ना आपको रीएनालिसिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। तो थ्योरी अगेन जो फॉरेन ऑथर वाले थ्योरी ये लोग बहुत डीप लिखते हैं, थोड़े अच्छे लिखते हैं। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए ये देख सकते हो रीएनालिसिस बाय SK मापा। तो इसके लिए प्रॉब्लम्स इसमें ठीक है, क्वेश्चंस आपको अच्छे मतलब प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और भी बुक देख सकते हो आप कैलकुलस के लिए, कैलकुलस है थॉमस एंड फिनी, यू कैन सी। और भी आप देख सकते हो, और क्या सिलेबस था, इंटीग्रल कैलकुलस था, शांति नारायण वाली बुक देख सकते हो, या और भी है स्ट्रॉस्की, इंटरमिवंस की, इस तरह की कैलकुलस जो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टाइप की बुक है वो भी देख सकते हैं। मैट्रिक्स थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा है, तो जो लीनियर अलजेब्रा के लिए आप चेक कर सकते हो, जो लीनियर अलजेब्रा की बुक है तो उसके लिए फ्रीजबर्ग की बुक आती है, वो देख सकते हो आप। या अगर और देखना है एडवांस लेवल की तो एडवांस लेवल की मतलब थोड़े से हॉफमैन कुंज की आती है, ये चेक कर सकते हो आप। लेकिन समझ आएगा नहीं आएगा ये थोड़ा डाउट है इसमें, इस बुक में ये थोड़े से डिफिकल्ट है। ये हॉफमैन एंड कुंज MIT में प्रोफेसर है US में। तो सो दीज आर लीनियर, ये मैट्रिक्स थ्योरी के लिए जो बुक्स हैं। फ्रीजबर्ग देख सकते हो, इजी इसका लैंग्वेज है। या गिलबर्ट स्ट्रैंज की बुक आती है। यस यस वेंकट टेल।
Yeah, that's what I was coming to. Gilbert is. Yeah, Gilbert Strange is a good book. Linear Algebra by Gilbert Strange. So it is also a good book. Linear Algebra done right. They are also a good book. So, है ना? By Gilbert Strange. ऐसे इन्होंने अभी जस्ट रिटायरमेंट लिया ना, ये भी MIT में पढ़ाते थे. So एक और बुक आता है लीनियर अलजेब्रा डन राइट. आई थिंक इसका क्या है, अलेक्जेंडर ऐसा कुछ नाम है राइटर का, मैं श्योर नहीं हूँ, अलेक्जेंडर ऐसा कुछ नाम है. सो यू चेक, अलेक्जेंडर टाइप का नाम है, मैं श्योर नहीं हूँ. तो ये भी बुक अच्छी है, ये काफी लोग रिकमेंड करते हैं लीनियर अलजेब्रा के लिए, और मुझे ये बहुत पसंद है, ये वाली बुक ठीक लगती है मुझे, फ्रीजबर्ग वाली. तो इस तरीके से है. ये भी बहुत अच्छी बुक है गिलबर्ट स्ट्रैंज की. ये बेसिक लैंग्वेज में इन्होंने एकदम बेसिक टू अच्छा स्टार्ट किया है. अरे यार ओके. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई यहाँ, बहुत समस्या है खड़गपुर में. मैं खड़गपुर में रहता हूँ यहाँ पे, पता नहीं हर तीसरे दिन दूसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी आती है. तो अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, टाइम क्लास का टाइम भी हो गया है, तो अभी स्टॉप करते हैं. ठीक है आज के लिए. कल आपकी क्लास सेम टाइम पे होगी 6 to 8 PM मैथमेटिक्स पोर्शन की. ओके थैंक यू सर. या थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सर. जी बाय सर.